स्वागत है आप सभी का आज के इस सेशन में। क्लास 10th एसएसटी की बुक इकोनॉमिक्स हम लोग पढ़ रहे हैं, यानी अर्थशास्त्र हम लोग पढ़ रहे हैं। और जैसा कि आपको पता ही है कि हमने टारगेट रखा हुआ है कि मात्र 10 दिनों में इकोनॉमिक्स की बुक को हम लोग कवर करने वाले हैं। और इस श्रृंखला के अंदर एनसीईआरटी की बुक के अंदर जो भी टॉपिक्स दिए गए हैं, छोटे से छोटे टॉपिक को हम डिटेल में कवर कर रहे हैं और साथ ही साथ एनसीईआरटी के अंदर दिए गए क्वेश्चंस कवर कर रहे हैं। इसके अलावा कुछ हम क्वेश्चंस एक्स्ट्रा भी ले रहे हैं प्रैक्टिस के तौर पर, जिस तरह के क्वेश्चंस ना हाल फिलहाल में बोर्ड के पेपर में पूछे जा रहे हैं। तो आइए आज हम शुरू करते हैं एक नए चैप्टर को। चैप्टर है हमारा ये आपकी बुक के अकॉर्डिंग तीसरा, और चैप्टर का जो नाम है वो है मुद्रा और साख। तो इस चैप्टर को आज हम वन शॉट में, यानी आज एक ही वीडियो के अंदर, एक ही क्लास के अंदर हम इसे कवर करने वाले हैं। तो आइए शुरू करते हैं आज की इस क्लास को। अभिवादन स्वीकार करें एमएच रब्बानी का विद्या दृष्टि के इस मंच से। इस चैप्टर की शुरुआत हम करते हैं वस्तु विनिमय प्रणाली से, कि वस्तु विनिमय प्रणाली क्या होता है। देखिए, वस्तु विनिमय प्रणाली को समझने के लिए पहले आप एक शब्द समझिए। एक शब्द है विनिमय। विनिमय का मतलब क्या होता है, इंग्लिश में ज़्यादा इजीली आप समझ पाएंगे। इंग्लिश में यहाँ लिखा गया है एक्सचेंज। ठीक है। एक्सचेंज का मतलब क्या होता है, आदान प्रदान, लेन देन, यानी आप किसी वस्तु को किसी को दे रहे हो और बदले में उससे कुछ प्राप्त कर रहे हो। तो यहाँ पे क्या बोला गया है, वस्तु विनिमय। इसका मतलब है कि वस्तु के बदले वस्तु का क्या होगा, एक्सचेंज होगा। जैसे आप यहाँ पे नोटिस कर सकते हैं, ये जो एक इंसान है, आदिवासी सा दिख रहा है ये, ठीक है। ये जो इंसान है इसके पास क्या है, मुर्गा है। और ये इंसान जो है इसके पास क्या है, फलों की टोकरी है। यहाँ पे शायद ये एप्पल्स की टोकरी है। अब होगा क्या कि ये दोनों इंसान जो है ना, इन दोनों चीज़ों का क्या करेंगे, एक्सचेंज करेंगे। यानी ये जो बंदा है, ये बंदा क्या करेगा, अपने एप्पल्स यानी फल जो है इसको देगा, और ये बंदा क्या करेगा, अपना जो मुर्गा है या मुर्गी जो भी है यहाँ पे, ये क्या करेगा, इसको देगा। तो इस तरह यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे आपने नोटिस किया कि वस्तु के बदले वस्तु का एक्सचेंज हो रहा है। यानी फल के बदले में किसका एक्सचेंज हो रहा है, मुर्गा का हो रहा है। तो इसे ही हम क्या कहते हैं, वस्तु विनिमय प्रणाली कहते हैं। आइए इसे और डिटेल में हम समझते हैं। प्राचीन विश्व की बात करें, यानी हम पहले की बात करें, तो वस्तु विनिमय प्रणाली का ना प्रचलन था। वस्तु विनिमय प्रणाली को अंग्रेजी में कहते हैं बार्टर सिस्टम। ठीक है। इस प्रणाली के तहत होता क्या है, तो वस्तु एवं सेवाओं के बदले में वस्तु एवं सेवाओं का ही आदान प्रदान किया जाता है, यानी कि एक्सचेंज किया जाता है। जैसा कि अभी वाले एग्जाम्पल में हमने देखा था कि फलों के बदले मुर्गा, मुर्गा के बदले फल का एक्सचेंज हो रहा है। वस्तु विनिमय प्रणाली की कठिनाइयों को देखते हैं कि वस्तु विनिमय प्रणाली से संबंधित ऐसी कौन कौन सी समस्याएं हैं, जिन समस्याओं की वजह से समय के साथ साथ वस्तु विनिमय प्रणाली का प्रयोग करना लोगों ने छोड़ दिया। तो सबसे पहली जो कमी है वो है दोहरे संयोग का। यहाँ पे मिस्टेक है, आप इसे अभाव ना कहें, आप यहाँ कहें कि दोहरा संयोग। ठीक है, सिंपली दोहरा संयोग। अब ये दोहरा संयोग क्या होता है मैं आपको समझाता हूँ। देखिए, दोहरा संयोग का मतलब होता है कि दोनों पक्ष एक दूसरे से चीजें खरीदने और बेचने पर सहमति रखते हो। जैसे अभी वाला जो एग्जाम्पल हमने देखा था ना, उसमें दोनों जो पक्ष है ना, वो इस बात के लिए एग्री है कि वो एक दूसरे की चीज़ों को खरीदेगा और क्या करेगा, बेचेगा। तो दोहरा संयोग एक समस्या रहता है कि आपके मतलब कि विनिमय तभी हो पाएगा जब दोहरा संयोग होगा। दूसरा है वस्तु विभाजन में कठिनाई। वस्तु विभाजन में कठिनाई का मतलब है, अब जो बंदा यहाँ पे था उसके पास क्या थी, फलों की टोकरी थी, और दूसरे बंदे के पास क्या है, एक मुर्गा है। अब मान लो फलों की टोकरी के जगह अगर जो मुर्गा वाला बंदा है वो कहता है कि मेरे को एक फल दे दो, तो अब कैसे ये विनिमय होगा, क्या वो मुर्गे को टुकड़ों में काट कर उसे देगा। अब यहाँ तो मुर्गा है तो समझ में आता है, लेकिन मान लो कोई बहुत बड़ी चीज़ है तो क्या उसको वो काट के देगा। तो वस्तु के विभाजन में क्या आती है, कठिनाई आती है। तीसरी जो समस्या है वो है मूल्य हस्तांतरण का अभाव। मूल्य हस्तांतरण का मतलब होता है वैल्यू का ट्रांसफर करना। जैसे आज के डेट में आप क्या करते हो, इजीली किसी को भी पेटीएम कर देते हो, फोन पे कर देते हो, तो आप कर क्या रहे हो, आप वैल्यू को ट्रांसफर कर रहे हो। लेकिन जब वस्तु के बदले वस्तुओं का आदान प्रदान होता है ना, तो फिर वस्तुओं को ट्रांसफर करना मुश्किल होता है। अब मान के चलो आपके पास 50 भैंस है। अब 50 भैंस की वैल्यू अगर ट्रांसफर करनी होगी रुपए में तो वो इजीली ट्रांसफर हो जाएगा, लेकिन 50 भैंसों को किसी के पास आप ट्रांसफर कर पाएंगे, तो ये करना क्या होगा, बहुत मुश्किल होगा, क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन वगैरह बहुत सारी समस्याएं आएंगी। क्रय शक्ति से संबंधित कठिनाइयां इसके साथ जुड़ी हुई थी। इसके अलावा सबसे इंपॉर्टेंट जो कमी थी वो है सर्वमान्य मूल्य मापक का अभाव।
इसका मतलब क्या होता है? देखिए, आज की डेट में क्या है, आप कोई भी सामान खरीदते हो ना, तो उस वस्तु की अपनी एक निश्चित वैल्यू होती है और वो वैल्यू कैसे डिसाइड हो गया? क्योंकि हम उस वस्तु को मुद्रा से खरीदते हैं, रुपया से खरीदते हैं। जैसे मान के चलिए कि जो सेब है, वो आप कहते हो कि ₹150 किलो है और चिकन जो है, वो मान लीजिए ₹200 किलो है। तो अब चिकन का एक निश्चित वैल्यू है ना कि हाँ, वो ₹200 में मिल रहा है और सेब की भी क्या है, एक निश्चित वैल्यू है कि वो ₹150 में मिल रही है। लेकिन पहले किसी भी वस्तु की ना अपनी कोई वैल्यू नहीं होती थी, ठीक है? तो एक मूल्य मापक का अभाव था। इसके अलावा भावी भुगतान का अभाव। अभी भी आप लोग देखते होंगे अक्सर क्या होता है कि राशन दुकानों पर ना हमारे खाते चल रहे होते हैं और हम क्या करते हैं, उधार में सामान लाते हैं। हम अभी सामान लेकर आते हैं और जब पापा की, आपकी मम्मी की सैलरी आती है, तो जाकर आप क्या करते हो, उसे चुकाते हो। तो इसे हम कहते हैं भावी भुगतान, यानी भविष्य का भुगतान। वस्तु विनिमय प्रणाली में ऐसा नहीं हो सकता था कि आप अभी लेन देन करें और उसका पेमेंट क्या हो, भविष्य में हो। अगर अभी लेन देन हो रहा है तो वो वस्तुओं का आदान प्रदान भी क्या होगा, अभी ही होगा। तो वस्तु विनिमय प्रणाली के अंदर ये सारी समस्याएं थी और इन्हीं वजह से समय के साथ साथ लोगों ने क्या किया, वस्तु विनिमय प्रणाली के साथ ना ये सारी समस्याएं थीं और इसी वजह से लोगों ने क्या किया, समय के साथ साथ इसे क्या किया, छोड़ दिया और इसके जगह अब यूज होने लगा क्या, मुद्रा। यहाँ पे एक टर्म जो आया था ना, आवश्यकताओं का दोहरा संयोग, इसको लेकर कन्फ्यूजन रहता है। मैं आपको समझा देता हूँ कि आवश्यकताओं का दोहरा संयोग का मतलब क्या है। संयोग समझते हैं ना, कोइंसिडेंस, मतलब कि संयोग बस कुछ हो गया नहीं कहते हैं, संयोग से यार तू मिल गया है ना। तो आवश्यकताओं का दोहरा संयोग का मतलब क्या है, देखिए जैसे एग्जाम्पल के तौर पर मान लीजिए ये जो बंदा है ना, ठीक है, ट्राइब्स की तरह दिख रहा है, आदिवासी की तरह, मान लीजिए ये वरुण है, ठीक है, और ये जो बंदा है ये कौन है, करण है। अब वरुण और करण के बीच में क्या होगा, एक्सचेंज होगा, यानी कि आदान प्रदान होगा। अब होगा कैसे, ये वरुण जो है ना अपना मुर्गा किसको दे रहा है, करण को दे रहा है, और जो करण है ये अपना फल किसको देगा, तो ये वरुण को देगा। अब यहाँ पे ये लेन देन तभी पॉसिबल है, ध्यान से सुनिएगा कैसे पॉसिबल है, अगर करण, ठीक है, इस बात के लिए तैयार हो कि वो मुर्गा लेगा और साथ में अपने फलों को क्या करेगा, बेचेगा। ठीक इसी तरह वरुण भी इस बात के लिए तैयार हो कि वो अपने मुर्गा को बेचेगा और फलों को क्या करेगा, खरीदेगा। या हम इसे दूसरी तरह से ऐसे कह सकते हैं कि ये जो करण है ना, करण को किसकी जरूरत है, मुर्गे की जरूरत होनी चाहिए। ठीक उसी तरह वरुण को फलों की जरूरत होनी चाहिए, ठीक है। तो इसे हम बोलेंगे आवश्यकताओं का दोहरा संयोग, यानी ये एक संयोग की बात है कि जिस चीज की जरूरत करण को है वो चीज वरुण के पास है। अब करण को पार्टी उटी करनी है, चिकन बनाना है, तो जिस चीज की जरूरत जो है करण को है वो किसके पास है, वरुण के पास है। और ठीक इसका अपोजिट क्या हो रहा है, जिस चीज की जरूरत वरुणवा को है ये किसके पास है, करण के पास है। ठीक है, तो इसमें क्या हुआ कि इन दोनों के पास एक दूसरे की जरूरत की चीजें हैं, तो आपस में इनमें क्या होगा, एक्सचेंज हो जाएगा। वस्तु विनिमय प्रणाली में आप एक बात और समझ लें कि वस्तु विनिमय जो है, जिसे हम कह रहे हैं कि क्रय विक्रय के लिए क्या किया जा रहा है, माध्यम के रूप में जब मुद्रा का प्रयोग हमने करना शुरू किया ना, तो वस्तु विनिमय प्रणाली की जो समस्याएं थी, जिन समस्याओं की अभी हमने बात करी, उन सारी समस्याओं का समाधान हो गया। मतलब यहाँ पे मैं आपको ये समझाना चाह रहा हूँ कि वस्तु विनिमय प्रणाली की समस्याओं का समाधान किसने किया, तो समस्याओं का समाधान मुद्रा ने कर दिया। अब आइए हम देखते हैं मुद्रा जो है उसे विनिमय के माध्यम के रूप में किस तरह से प्रयोग किया जाता है। किसी भी वस्तु के क्रय विक्रय के लिए विनिमय जो है उसके लिए मुद्रा का प्रयोग एक मध्यस्थ के रूप में किया जाता है और इसीलिए हम इसे विनिमय का माध्यम कहते हैं। तो एक छोटा सा सवाल ये बन सकता है कि मुद्रा को विनिमय का माध्यम क्यों कहा जाता है, तो इसलिए कहा जाता है क्योंकि किसी भी वस्तु को खरीदने और बेचने के लिए हम ना मुद्रा का प्रयोग किस रूप में कर रहे हैं, मध्यस्थ के रूप में कर रहे हैं, और इसीलिए हम इसे क्या कहेंगे, विनिमय का माध्यम कहेंगे। विनिमय के माध्यम के तौर पर मुद्रा के प्रयोग ने आवश्यकताओं के दोहरे संयोग की समस्या को दूर कर दिया। कैसे दूर कर दिया, अब देखिए आज के डेट में अगर मान लीजिए वरुण को फल चाहिए तो वो मुद्रा लेकर जाएगा, फल खरीद कर लाएगा, और अगर करण को मुर्गा चाहिए तो वो मुर्गे की दुकान पे जाएगा पैसा लेकर, यानी मुद्रा लेकर, और वो मुर्गा या चिकन खरीद कर लाएगा। यानी यहाँ पर अगर कोई इंसान खरीद रहा है तो खरीदने के साथ बेचना कंपलसरी नहीं है कि उसे कोई चीज़ बेचना पड़ेगा, और कोई इंसान अगर कुछ बेच रहा है तो उसके लिए भी उसे कुछ चीज़ खरीदना पड़ेगा, ऐसा कोई कंपलसरी नहीं है। आपके पास मुद्रा है
तो आप उस मुद्रा से क्या कर सकते हैं, किसी भी चीज को खरीद सकते हैं। खरीदने के लिए आपको बदले में कोई चीज बेचनी भी नहीं पड़ेगी। यानी जो आवश्यकताओं का दोहरा संयोग था कि हमेशा क्रय और विक्रय की गतिविधियां एक दूसरे के साथ होती थी, अलग अलग नहीं होती थी, उन समस्याओं का क्या हो गया, समाधान हो गया। विनिमय जो है यानी एक्सचेंज जो है वो आसान हो गया, वो काफी सुविधाजनक हो गया। मुद्रा के प्रयोग से अब वस्तुओं और सेवाओं की मौद्रिक इकाई के रूप में मूल्य निश्चित हो गया। यानी आज की डेट में हम हर चीज़ की ना एक निश्चित वैल्यू बताते हैं। जैसे मान लो आप जो पेन यूज़ करते हो, आप कहते हो वो 10 रुपये का है, आपका नोटबुक जो है वो 30 रुपये का है। तो हर चीज़ की क्या है, एक निश्चित वैल्यू है, एक निश्चित मूल्य है। और ये कैसे संभव हुआ, तो ये मुद्रा के कारण संभव हुआ। मुद्रा के आधुनिक रूप को समझते हैं कि आज के डेट में हम किस किस रूप में मुद्रा का यूज़ करते हैं। तो एक तो नॉर्मल है, कागज़ के नोट जो आप यूज़ करते हैं वो हो गया। इसके अलावा सिक्का हो गया। सिक्के के अलावा चेक हो गया। चेक क्या होता है ये अभी हम इसी क्लास के अंदर एक अलग टॉपिक लेकर डिटेल में हम समझेंगे। डेबिट कार्ड आप समझते होंगे, जिसको आप एटीएम कार्ड कहते हैं। जो डेबिट वर्ड है ना, ये इंग्लिश का वर्ड है। डेबिट का मतलब क्या होता है, देखिए जब भी आप ना अकाउंट से पैसा निकालेंगे तो देखिएगा कि मैसेज आता होगा कि योर अकाउंट हैज़ बीन डेबिटेड। तो डेबिटेड मतलब आपके अकाउंट से पैसा निकल गया। तो जो एटीएम कार्ड होता है, आप कैसे यूज़ करते हो, आपके बैंक खाते में पैसा होता है और उससे आप पैसा निकालते हो। तो ऐसे कार्ड को हम कह रहे हैं डेबिट कार्ड। तो ये भी एक मुद्रा का रूप हो गया, क्योंकि इसके माध्यम से भी आप शॉपिंग वगैरह कर सकते हो। क्रेडिट कार्ड की बात करें तो क्रेडिट कार्ड क्या होता है कि इसमें आपके पास पैसा नहीं होता, बल्कि बैंक क्या करती है, अपने जो अच्छे कस्टमर्स होते हैं ना, उनको ये कार्ड ऑफर करती है, ठीक है। और उनको ना कार्ड के अंदर एक लिमिट दे देती है। लेट से मान के चलिए कि आपको ना क्रेडिट कार्ड ऑफर किया गया एसबीआई बैंक के द्वारा, और एसबीआई ने आपको 50,000 रुपये की उस कार्ड की लिमिट दे दी। इसका मतलब है कि आपके पास आपके बैंक खाते में 50,000 रुपया नहीं है, लेकिन आप इस क्रेडिट कार्ड के माध्यम से 50,000 रुपये तक की शॉपिंग कर सकते हैं। और फिर एक सर्टेन टाइम पीरियड होगा, उस टाइम पीरियड के अंदर आपको वो 50,000 रुपया जो है उस बैंक को क्या करना पड़ेगा, रिफंड करना पड़ेगा। तो इसे हम कहते हैं क्रेडिट कार्ड। तो आप क्रेडिट कार्ड के माध्यम से भी किसी चीज़ को खरीद सकते हैं ना, तो फिर इसलिए हम इसको भी क्या बोलेंगे, मुद्रा बोल देंगे। यूपीआई, आज के डेट में देखिए बहुत सारे ट्रांजैक्शंस जो होते हैं वो यूपीआई के थ्रू होते हैं। मैं आपसे कहता हूं कि आप एक काम करें, आपके लिए एक सवाल है मेरे पास, आप मुझे बताएं कि यूपीआई का फुल फॉर्म क्या होता है, ठीक है। आप अभी भी बता सकते हैं या क्लास ओवर होने के बाद आप कमेंट बॉक्स में लीव करें कि यूपीआई का फुल फॉर्म क्या होता है। मोबाइल नेट बैंकिंग, आज के डेट में हम कहीं भी मोबाइल के माध्यम से नेट बैंकिंग के थ्रू ना पेमेंट कर देते हैं या किसी भी चीज़ को हम खरीद लेते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो है ना आज की डेट में क्या है, मुद्रा के आधुनिक रूप हैं। मुद्रा के आधुनिक रूप पर थोड़ी सी हम और बात कर लेते हैं। देखिए वर्तमान में अगर हम बात करें ना, तो जो हमारे पास कागज के नोट होते हैं, सिक्के हैं, बैंक में पड़ा निक्षेप। अब एक समस्या का सामना आपको करना पड़ेगा। इकोनॉमिक्स में जो शब्द होते हैं हिंदी के अंदर थोड़े से मुश्किल लगते हैं। देखो निक्षेप लगता है पहली बार हमने सुना है, लेकिन सेविंग तो आपने सुना है ना, सेविंग को ही निक्षेप कहते हैं। यानी जो बैंक में आपने पैसा जमा कर रखा है उसे हम क्या कहेंगे, निक्षेप कहेंगे। इसके अलावा चेक, ये सारे के सारे क्या हैं, आज के डेट में मुद्रा हैं। यानी मुद्रा के रूप में हम कागज के नोट का यूज़ कर रहे हैं, हम सिक्के का यूज़ कर रहे हैं, हम बैंक में जो हमारी सेविंग पड़ी हुई है उसका यूज़ कर रहे हैं, या फिर हम चेक के माध्यम से भी पेमेंट्स वगैरह कर देते हैं। लेकिन अगर हम प्राचीन काल की बात करें, पहले की बात करें, तो उस समय ना वस्तु विनिमय प्रणाली चलता था। यानी वस्तुओं के बदले वस्तुओं का आदान प्रदान होता था। लेकिन वस्तु विनिमय प्रणाली के बाद के समय में अगर आप देखिएगा ना, तो धातु की मुद्राएं चलती थी। जैसे सोने के सिक्के, चांदी या तांबे के सिक्के, ऐसी बहुमूल्य धातुओं की मुद्राएं यूज की जाती थी। वर्तमान में प्रयोग किए जाने वाले मुद्रा का स्वयं में कोई प्रयोग नहीं होता है, जैसे कि पहले के मुद्रा सोना चांदी तांबा का होता था। देखिए पहले की जो मुद्राएं हैं वो बहुमूल्य धातुओं की हैं। मान लीजिए कोई चीज़ सोना का है, ठीक है, तो वो मुद्रा के रूप में तो यूज हो ही रहा है, वो धातु के रूप में भी क्या है, उसका प्रयोग है। लेकिन आज के डेट में अगर आपके जेब में 2,000 रुपये का नोट है ना, तो बस उसका प्रयोग मुद्रा के रूप में हो सकता है किसी चीज़ को खरीदने के लिए, लेकिन एक्चुअल में उस कागज़ की वैल्यू 2,000 की नहीं है।
अब हम समझते हैं कि मुद्रा का प्रयोग हम विनिमय के माध्यम के रूप में करते हैं ना, लेकिन सवाल ये है कि मुद्रा का प्रयोग विनिमय के माध्यम के रूप में क्यों किया जाता है? आखिर क्या कारण है कि हम चीज़ों को खरीदने और बेचने के लिए पेमेंट के रूप में मुद्रा को स्वीकार करते हैं, किसी और चीज़ को स्वीकार क्यों नहीं करते हैं? जैसे पहले के ज़माने में लोग वस्तु के बदले वस्तुओं का प्रयोग कर रहे थे, या सोने के सिक्के, चांदी के सिक्के, तांबे के सिक्के का प्रयोग कर रहे थे। तो आज के डेट में हम मुद्रा का प्रयोग क्यों करते हैं चीज़ों को खरीदने और बेचने के लिए? तो देखिए इसका कारण क्या है? पहला कारण है, जो मुद्रा है ना, ये भारत सरकार द्वारा यानी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा मान्यता प्राप्त है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इसको क्या किया है? ऑथोराइज किया है। इसके अलावा इसकी जो मांग और आपूर्ति होती है ना, उसको भारतीय रिजर्व बैंक जो है वो नियंत्रित करता है। भारतीय रिजर्व बैंक को हम कहते हैं आरबीआई। क्या कहते हैं? आरबीआई यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। इसकी संपूर्ण देश में स्वीकार्यता होती है। इसका मतलब है कि इसे स्वीकार करने से कोई इनकार नहीं कर सकता। जैसे मान के चलिए सपना जो है वो अपना फ़ी लेकर, ट्यूशन फ़ी लेकर आती है मेरे को पे करने के लिए, और वो मुझे मान लीजिए कि 1000 रुपये पे करती है। तो मैं 1000 रुपये स्वीकार करने से इनकार नहीं कर सकता। मैं ये नहीं कह सकता कि नहीं, तुम्हें ये 1000 रुपये की कोई वस्तु देनी पड़ेगी, मैं पेमेंट रुपए में स्वीकार नहीं करूँगा। ठीक है? तो क्या करना होगा? स्वीकार करना पड़ेगा, ये कंपल्सरी है, क्योंकि इसे क्या किया है? सरकार ने मान्यता प्रदान किया हुआ है। इसके प्रयोग से किसी भी वस्तु का वास्तविक मूल्य सुनिश्चित हो जाता है। हर वस्तु का एक फिक्स कीमत है। जैसे कि अभी मैंने बोला, अगर मान के चलो सपना को गोलगप्पा खाना है विद एक्स्ट्रा चटनी, तो फिर वो बाजार में जाती है और वो क्या करती है? 10 के 10 गोलगप्पे खाती है, या जो भी होता है। तो अब यहाँ पे क्या है? गोलगप्पा का एक निश्चित वैल्यू है ना, तो ये निश्चित वैल्यू कैसे हो गया? क्योंकि उस गोलगप्पे को हम खरीद रहे हैं किसमें? मुद्रा में। तो मुद्रा ने क्या किया? हर वस्तु की एक कीमत को निश्चित कर दिया। तो अभी हमारे सामने सवाल क्या था? आप दोबारा सोच लीजिए। सवाल ये था कि मुद्रा का प्रयोग विनिमय के माध्यम के रूप में क्यों किया जाता है? अगर ऐसा सवाल आता है तो आप इन पॉइंट्स को वहाँ पे लिख सकते हैं। अब आइए हम समझते हैं बैंक निक्षेप को। बैंक निक्षेप का मतलब होता है बैंक में जो आपका सेविंग है, जिसे हम बैंक डिपॉजिट्स कह देते हैं, या इसी का एक और नाम है मांग जमा यानी डिमांड डिपॉजिट। अब आप सोच रहे होंगे एक ही चीज़ के दो नाम क्यों है? तो मैं आपको कारण बताऊंगा कि आखिर हम बैंक निक्षेप को ना मांग जमा क्यों कहते हैं। तो पहले तो अपन समझेंगे कि बैंक निक्षेप होता क्या है। देखिए, कोई भी व्यक्ति है ना, उसका जो बचत होता है, सेविंग होती है, उस सेविंग का वो एक हिस्सा क्या करता है? बैंक में जमा करता है, और जो पैसा उसने बैंक में जमा किया ना, वही कहलाएगा बैंक निक्षेप। यानी जो पैसा आप बैंक में जमा करेंगे वो क्या कहलाएगा? बैंक निक्षेप कहलाएगा। चूंकि बैंक निक्षेप अर्थात बैंक खातों में जमा धन को जरूरत पड़ने पर मांग पर्ची यानी डिमांड स्लिप के माध्यम से निकाला जा सकता है, इसलिए इस जमा को हम क्या कहेंगे? मांग जमा। देखिए, मैं आपको ना इसको बहुत आसानी से समझाता हूँ। जैसे आप लोग ना अभी पढ़ रहे हैं क्लास 10th में, ठीक है? तो आप लोगों का ना स्कूल की तरफ से बैंक अकाउंट खुलवाया गया होगा, खाता खुलवाया गया होगा। अब उसमें सरकार की तरफ से कुछ ना कुछ पैसा आता है, आपके ड्रेसेज के लिए, बुक्स के लिए पैसा आता है। तो आप जब जाते हो बैंक में पैसा निकालने के लिए अपने खाते से, तो आपको ना एक स्लिप दी जाती होगी, पर्ची दी जाती होगी, और उस पर्ची को आप फिल करते होगे, फिल करके आप ले जाकर कैशियर को देते होगे, और फिर कैशियर आपको पैसा देता होगा। तो जो पर्ची आप वहाँ पे देते हो ना, उसी को हम क्या कहते हैं? मांग पर्ची, और इंग्लिश में कहते हैं डिमांड स्लिप। तो चूंकि आपके खाते में जो पैसा जमा है, उस जमा पैसे को आप मांग पर्ची के माध्यम से यानी डिमांड स्लिप के माध्यम से निकाल सकते हो, और इसीलिए तो इसे हम कह रहे हैं क्या? मांग जमा। तो आपको ये बात समझ में आ गई ना कि बैंक निक्षेप को हम मांग जमा क्यों कहते हैं? क्योंकि उसे हम निकाल सकते हैं डिमांड स्लिप के माध्यम से। बैंक निक्षेप या मांग जमा का प्रयोग भी विनिमय के माध्यम के रूप में किया जाता है। यानी कि अगर आपके बैंक अकाउंट में पैसा है ना, तो उसके माध्यम से भी आप क्रय विक्रय कर सकते हो, आप चीज़ों को खरीद सकते हो, आप पेमेंट कर सकते हो। कैसे? तो चेक के माध्यम से आप पेमेंट कर सकते हो। अब ये जो चेक है ना, 2 बार आ चुका है, तो एक काम करते हैं, हम समझ ही लेते हैं कि आखिर ये चेक होता क्या है। देखिए, चेक की बात करें, चेक जो है ना, एक क्या है? कागज़ है, या इसे हम ना एक आदेश पत्र कहते हैं, जो क्या करेगा? बैंक को किसी व्यक्ति के खाते से चेक पर लिखे नाम के किसी दूसरे व्यक्ति को एक निश्चित रकम का भुगतान करने का आदेश देता है। अगर आपको ये बात समझ में नहीं आ रही है तो एग्जाम्पल लेते हैं। मान के चलिए कि कोई लड़की है, ठीक है? और
उसका नाम है सिम्पी। सिम्पी, ठीक है। सिम्पी जो है वो क्या करती है, एक चेक इशू करती है। मतलब वो उसका खाता है मान लीजिए एसबीआई बैंक में, और वो चेक काटती है और उस चेक पर वो क्या करती है, नाम लिख देती है मेरा, एम एच रब्बानी का, मेरा नाम लिख देती है, ठीक है। और उस पर लिख देती है कि 1000 रुपीज़ करके। तो इसका मतलब क्या हुआ, सिम्पी ने अपने एसबीआई बैंक को ये आदेश दिया, ये ऑर्डर दिया कि इस चेक के ऊपर जिस व्यक्ति का नाम उसने लिखा हुआ है, किसका नाम लिखा है, एम एच रब्बानी का, तो उस व्यक्ति को बैंक क्या करे, 1000 रुपया पे कर दे। तो इसका मतलब हुआ कि चेक क्या है, एक आदेश पत्र है जो बैंक को आदेश देता है कि उस चेक के ऊपर लिखे हुए व्यक्ति को उतने पैसे का या उतने अमाउंट का भुगतान कर दिया जाए। अभी मैं आपको ना चेकबुक दिखाऊंगा भी, वहां से आपको और चीजें क्लियर हो जाएंगी। चेक के माध्यम से किसी वस्तु के विनिमय को हम कहते हैं कैशलेस। देखो, कैशलेस विनिमय का मतलब है कि नगद में आप पेमेंट नहीं कर रहे हो, आप दूसरे माध्यमों से पेमेंट कर रहे हो, चेक से कर रहे हो, आप नेट बैंकिंग के थ्रू कर रहे हो, तो ऐसे ट्रांजेक्शन्स को हम क्या बोलते हैं, कैशलेस बोलते हैं। तो इस तरह से हम ये कह सकते हैं कि चेक भी क्या है, एक आधुनिक मुद्रा का रूप है। अब यहाँ आइए, चेक का आप एक एग्जाम्पल लेकर समझते हैं। देखिए, ये क्या है, चेक है। यहाँ पे देखिए क्या लिखा गया है, भारतीय स्टेट बैंक लिखा गया है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया लिखा गया है। और देखो यहाँ पे क्या लिखा है, पे। तो यहाँ पे क्या होता है, ये जो जगह खाली होती है ना, यहाँ पे उसका हमें नाम लिखना होता है जिस व्यक्ति के नाम से हमें चेक काटना है, यानी जिसको हमें पेमेंट करना है। जैसे मान लीजिए मैंने यहाँ पे लिख दिया है विद्या दृष्टि, ठीक है, यानी पेमेंट कौन रिसीव कर रहा है, विद्या दृष्टि पेमेंट रिसीव करेगा, हमारी संस्था रिसीव करेगी। और यहाँ लिखा गया रुपया, इसमें मैंने क्या लिखा है, 5000 ओनली। तो आप जितना भी रुपया पे करना चाहते हैं, यहाँ पे आपको कैसे लिखना होगा, शब्दों में लिखना होगा। यहाँ पे जो अमाउंट है ना, उसको कैसे लिखेंगे, डिजिट में लिखेंगे, ठीक है। और ये जो एरिया दिख रहा है आपको, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है एसी नंबर। तो एसी नंबर का मतलब होता है अकाउंट नंबर। तो ये अकाउंट नंबर है। अलग अलग बैंकों के जो अकाउंट नंबर के डिजिट होते हैं ना, वो अलग अलग होते हैं। तो ये अकाउंट नंबर हो गया। इसके अलावा एक और इंपॉर्टेंट चीज जो है वो बहुत ज़रूरी है, और वो क्या है, डेट, ठीक है, डेट। जैसे देखिए यहाँ पे डेट लिखा गया है 1/1/2020, यानी 1 जनवरी 2020। चेक पे जो भी डेट होगा ना, उससे पहले उस चेक से मतलब कि पेमेंट विड्रॉल नहीं किया जा सकता है। इसके अलावा और क्या इंपॉर्टेंट है, तो यहाँ पे साइन करना होता है जिस भी व्यक्ति का अकाउंट है। जैसे मैंने यहाँ पे अपना एम एच रब्बानी करके मैंने साइन कर दिया है, तो मैं पे कर रहा हूँ, किसको पे कर रहा हूँ, मैं विद्या दृष्टि को पे कर रहा हूँ। इसके अलावा यहाँ पे चेक पे अगर आप नोटिस करें ना, तो एड्रेस है किसका, ब्रांच का, जिस भी ब्रांच में आपका खाता है। और यहाँ एक इंपॉर्टेंट चीज और है, ध्यान से नोट कीजिए, क्या लिखा है, IFC कोड। जब भी आप किसी व्यक्ति को ना पैसा ट्रांसफर करते हो ना, तो उसमें इस कोड की जरूरत पड़ती है। इसके अलावा कुछ और इन्फॉर्मेशन आपके चेक में दी गई होती है। देखिए, चेक पे ना नीचे ना कुछ नंबर्स होते हैं। इन नंबर में जो सबसे लेफ्ट में नंबर है ना, वो होता है चेक नंबर। ये क्या है, चेक नंबर। देखिए यहाँ क्या लिखा हुआ है, 950020, है ना। तो ये जो 20 है, अगला चेक निकालिएगा तो 21 होगा, उसका अगला पन्ना 22 होगा। ऐसे ये चेक नंबर होता है, ठीक है। उसके बाद ये जो डिजिट्स आपको दिख रहा है ना, ये MICR कोड होता है, ठीक है, ये ब्रांच के यूज के लिए होता है। इसके बाद यहाँ पे जो आपको नंबर दिख रहा है ना, ये वाला RBI अकाउंट नंबर होता है। देखिए, जैसे हमारा अकाउंट किस में होता है, बैंक में होता है ना, हर बैंक का अकाउंट RBI के पास होता है। तो ये शो करता है RBI अकाउंट नंबर को। और ये जो लास्ट में 2 डिजिट आपको दिख रहा है ना, ये वाला डिजिट जो होते हैं ना, ये ट्रांजैक्शन कोड होता है। तो आई होप एक चेक के अंदर जो भी चीज़ें होती है मैंने आपको बता दी हैं, ठीक है। आप अगर फ्यूचर में कभी भी आपको चेक फिल करना हो तो आप इजीली चेक फिल कर सकते हैं। तो इसे ही हम चेक कह रहे हैं। ये क्या है, एक आदेश पत्र है। जैसे देखिए, इसमें एम एच रब्बानी ने क्या किया है, अपने SBI बैंक को ऑर्डर दिया है कि वो विद्या दृष्टि को कितना पैसा दे दे, तो 5000 रुपया दे दे। क्लियर है मामला। अब आइए हम समझते हैं साख को, कि साख क्या होता है। देखिए, साख को ना इंग्लिश में क्रेडिट कहते हैं, और साख के लिए एक और शब्द है जिसे आप सिंपल भाषा में कर्ज कहते हो या ऋण कहते हो, और इसके लिए आप नॉर्मली लोन कह देते हो। तो आप क्रेडिट बोलो या लोन बोलो, दोनों क्या है, सेम बातें हैं। तो साख एक सहमति है, यानी कि एक एग्रीमेंट है। और यहाँ पे होता क्या है, जो कर्जदाता होता है ना, अब कर्जदाता किसे कहेंगे, देखो, दाता का मतलब देने वाला, यानी कर्ज देने वाला। वो क्या करेगा, कर्जदार को यानी कर्ज लेने वाले को धन दे सकता है, वस्तुएं दे सकता है, या कोई सेवाएं उपलब्ध कराता है, और बदले में भविष्य में
कर्जदार से भुगतान करने का वादा लेता है, इसे ही हम क्या कहते हैं, साख कहते हैं। जैसे मान के चलिए, ठीक है, सपोज कीजिए एग्जाम्पल के तौर पर आलोक नाम का कोई बंदा है, ठीक है, और ये क्या करता है, तो ये शिवम को ये 10 रुपया देता है। अब समझ सकते हैं, विद्यार्थी होगा तो इससे ज्यादा तो होगा नहीं उसके पास। अब 10 रुपया दे रहा है, ठीक है, और वादा क्या होता है इन लोगों के बीच में, एग्रीमेंट क्या होता है कि आलोक शिवम को 10 रुपया देता है, कहता है कि भाई अगले सप्ताह मुझे लौटाओगे, लेकिन मैं 10 नहीं 15 लूंगा, ठीक है। तो अब ये क्या हो गया, साख हो गया। अब जो एक्स्ट्रा पैसा मिल रहा है ना 5 रुपया, जो कौन पे करेगा, आलोक यहाँ पे कर्जदाता है, कर्ज देने वाला है, और शिवम कौन है, कर्जदार है, कर्ज लेने वाला है, ठीक है। तो जो कर्ज ले रहा है व्यक्ति, ये 10 के बदले कितना चुका रहा है, 15 चुका रहा है, तो जो 5 एक्स्ट्रा चुका रहा है ना, ये क्या कहलाएगा, ब्याज कहलाता है, ठीक है। अब देखिए, कर्जदारों से लिए गए ब्याज और जमाकर्ता को दिए गए ब्याज के बीच का अंतर जो होता है, बैंकों की आय का प्रमुख स्रोत है। तो ये कई बार ना पूछा गया है कि बैंक की इनकम का मुख्य स्रोत क्या होता है। तो कर्जदार से लिया गया ब्याज और जमाकर्ता को दिए गए ब्याज के बीच का अंतर। अगर ये लाइन आपको क्लिक नहीं कर रही है ना, तो टेंशन मत लीजिए, अभी ना इसे हम एक फ्लो चार्ट के माध्यम से समझते हैं। आप इस फ्लो चार्ट को देखिए, ये हमारा बैंक है, ठीक है। अब देखिए, बोरोवर्स का मतलब क्या होता है, बोरोवर्स का मतलब है कर्जा लेने वाले, और डिपॉजिटर्स का मतलब होता है जो बैंक में पैसा जमा करते हैं। तो देखिए, जो लोग बैंक में पैसा जमा करते हैं, यानी जो डिपॉजिटर है ना, उनको बैंक क्या करता है, पे करता है इंटरेस्ट, यानी बैंक इंटरेस्ट पे करेगा। जैसे मान लीजिए आपने अगर अपना बैंक में खाता खुलवाया, ठीक है, और उसमें आपने पैसा जमा किया, तो बैंक आपको क्या देगा, ब्याज देगा। जैसे सामान्यतः सेविंग अकाउंट पर 3.5 या 4% का ब्याज मिलता है। लेकिन अब होगा क्या, ये जो कर्जदार है ना, बोरोवर, जो कर्ज लेने वाला है, ये तो बैंक से पैसा लेगा ना। तो जब ये बैंक से पैसा लेगा, तो बैंक क्या करेगा, इस पर इंटरेस्ट चार्ज करेगा। अब ध्यान से समझिएगा, इसका मतलब है कि ये वाला जो इंटरेस्ट है ना, ये बैंक ने कमाया, ये वाला ब्याज बैंक ने कमाया। ये वाला ब्याज किस बैंक ने कमाया है, कहां से कमाया है, कर्जदारों से कमाया, जिसको उसने कर्जा दिया था, ठीक है। और ये वाला जो इंटरेस्ट है ना, ये तो बैंक ने क्या किया है, पे किया है। अब मान के चलो कि बैंक ने लोन देकर, सपोज करिए कि एग्जाम्पल के तौर पर 100 रुपए का ब्याज कमाया, ठीक है, और लोगों को, जिन लोगों ने बैंक में पैसा जमा किया था, उन लोगों को बैंक ने मान लीजिए 70 रुपए का ब्याज चुकाया। तो इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना आ गया, 30 रुपए का। इसका मतलब है कि बैंक की इनकम कितनी है, 30 रुपए की है। आई होप आपको ये बात समझ में आई होगी। अब हम देखते हैं कि साख या ऋण के, यानी कर्ज के लाभ क्या हैं। लाभ यानी एडवांटेजेस ऑफ क्रेडिट और लोन। क्रेडिट या लोन का क्या एडवांटेज है, तो देखिए, पहला एडवांटेज है कि इससे ना हमें आवास निर्माण में मदद मिल जाती है। मान लो किसी को घर बनाना है, पैसा नहीं है, तो वो क्या ले सकता है, होम लोन ले सकता है, ठीक है। व्यवसाय के विस्तार में मदद मिल जाएगी। कोई व्यवसाय है, ठीक है, उस बिजनेस को क्या करना है, एक्सपेंड करना है, आपका प्रसार करना है, तो उसके लिए आप कर्ज लेकर कर सकते हैं। कोई नया व्यवसाय शुरू करना है, तो उसमें भी आपको मदद मिल सकती है। किसानों को कृषि से जुड़े हुए जो खाद होते हैं, बीज है, उर्वरक है, उपकरण है, इन सारी चीज़ों को अगर खरीदना है, उनके पास पैसा नहीं है, तो वो कृषि ऋण या एग्रीकल्चर लोन वो ले सकते हैं। तो इस तरह से साख के क्या हैं, फायदे हैं। अब हम बात करते हैं साख या ऋण के नुकसान की या कमियों की। इंग्लिश में हम कह सकते हैं डिसएडवांटेजेस ऑफ क्रेडिट और लोन। तो देखिए, क्या क्या नुकसान है। अब होता क्या है, अगर ब्याज की दर ना ऊंची हो, तो ऊंची ब्याज दर होने से क्या होता है, लोग ऋण वापस नहीं कर पाते हैं। और अगर कोई इंसान कर्जा वापस नहीं कर पाया, कर्ज वापस करने में वो असमर्थ है, तो फिर बैंक क्या करती है कि उनकी जो संपत्ति है ना, जैसे उनके पास भूमि है, उनका घर है, तो इनको बैंक अधिगृहित कर लेती है। अधिगृहित का ना एक सिंपल वर्ड होता है सीज। नहीं कहते हैं बैंक ने गाड़ी सीज कर लिया या जब्त कर लिया, तो बैंक सीज कर लेते हैं, और इससे लोग क्या होते हैं, बेघर हो जाते हैं। तो कई बार ऋण के वजह से भी लोग बेघर हो जाते हैं। दूसरी कमी क्या है, ऋण के लिए समर्थक ऋणाधार संपत्ति की आवश्यकता होती है। अब ये समर्थक ऋणाधार संपत्ति क्या होती है, इसका मतलब है कि आपके पास कोई ऐसी संपत्ति का डॉक्यूमेंट होना चाहिए जिसको आप बैंक के पास गिरवी रखकर ऋण ले सको। अब ऐसी संपत्ति भूमि हो सकती है, इमारत हो सकती है, गाड़ी हो सकती है, बैंक की पूंजी हो सकती है, इवन पशु वगैरह भी हो सकते हैं।
पशुधन, उसकी भी जो एक वैल्यूएशन होती है, ठीक है, तो उसका भी अगर आप दिखाकर क्या कर सकते हैं, कर्जा वर्जा ले सकते हैं। अर्थात इसका मतलब सिंपल है बाबू कि संपत्ति नहीं तो कर्जा नहीं मिलेगा, तो गरीब लोगों को तो ऋण मिलेगा ही नहीं। तो ये क्या है, साख की कमियां हैं। तो कभी कभी ना आपसे ऐसा प्रश्न आता है कि साख से आप क्या समझते हो, इसके दो लाभ और दो कमियां बताओ, तो आप यहां से इजिली हैंडल कर सकते हैं। अब आइए हम ऋण की शर्तों की बात करते हैं, यानी टर्म्स ऑफ क्रेडिट की बात करते हैं। देखिए, ऋण की शर्तों में ब्याज दर शामिल होता है, यानी कि कर्ज पे कितना ब्याज चुकाना है। समर्थक ऋणाधार, यानी जो कर्ज आपको दिया जा रहा है वो कौन सी संपत्ति के एवज में, कौन सी संपत्ति के बदले में दिया जा रहा है, इसको इंग्लिश में कोलैटरल कहते हैं, ठीक है। आवश्यक कागजात, इसके अलावा कुछ और जरूरी कागजात होते हैं, जैसे वोटर आईडी कार्ड्स वगैरह, पैन कार्ड्स वगैरह, है ना, ये सब चाहिए होता है। भुगतान के तरीके भी शर्त में होता है कि पेमेंट आप कैसे करेंगे, मंथली करेंगे, क्वार्टरली करेंगे या एनुअली करेंगे। तो इन सारी चीज़ों को ना सम्मिलित रूप से मिलाकर हम क्या कहते हैं, ऋण की शर्त कहते हैं। समर्थक ऋणाधार जो शब्द अभी आया था ना, जिसको मैंने बोला इंग्लिश में कोलैटरल कहते हैं, देखिए ये होता क्या है। तो समर्थक ऋणाधार ऐसी संपत्ति के दस्तावेज को कहते हैं जिसका मालिक कौन होता है, कर्जदार होता है, यानी कर्ज लेने वाला होता है, और इसी को वो क्या करेगा, गिरवी रखेगा बैंक के पास, और उसके एवज में, एवज का मतलब होता है बदले में, बैंक उसको क्या देगा, कर्ज देगा। यानी समर्थक ऋणाधार वह संपत्ति का दस्तावेज है जिसको आप बैंक के पास गिरवी रखते हो और उसके बदले में बैंक आपको क्या देता है, कर्ज। कर्जदार पूर्ण ऋण चुकाने के बाद वह दस्तावेज बैंक वापस करती है, यानी जब आप पूरा का पूरा कर्जा चुका दीजिएगा ना, उसके बाद ही वो डॉक्यूमेंट जो है आपको वापस मिलेगा। और अगर आप ऋण नहीं चुका पाते हैं तो फिर बैंक क्या करेगा, उस संपत्ति की नीलामी कर देगा और नीलामी करके अपनी नुकसान की भरपाई करेगा। ग्रामीण लोग तथा गरीब लोग इन ऋण की शर्तों को पूरा नहीं कर पाते हैं, और इसके कारण क्या होता है, वो ऋण प्राप्त करने के लिए अन्य महंगे विकल्पों को चुनने के लिए मजबूर हो जाते हैं। क्योंकि अगर कोई गरीब है तो उस गरीब के पास मान लीजिए संपत्ति ही नहीं है, तो उसके पास समर्थक ऋणाधार नहीं होगा, और नहीं होगा तो फिर उसे कर्ज नहीं मिलेगा बैंक से, तो फिर वो मजबूर होकर किसी दूसरे महंगे विकल्पों को चुनेगा, ठीक है, और फिर वहां पे उसका क्या होगा, शोषण होगा। तो अतः सरकार को गरीबों एवं किसानों के लिए ऋण की शर्तों को आसान बनाना चाहिए ताकि उन्हें भी ऋण प्राप्त हो सके। अब एक इंपॉर्टेंट टॉपिक हम देख रहे हैं, ये आपके चैप्टर का कोर रीजन है, और यह है साख के क्षेत्रक, यानी सेक्टर ऑफ क्रेडिट। देखिए, साख के दो क्षेत्रक हैं, एक है औपचारिक क्षेत्रक यानी फॉर्मल सोर्स ऑफ क्रेडिट, और दूसरा है हमारा अनौपचारिक क्षेत्रक यानी इनफॉर्मल सोर्स ऑफ क्रेडिट। तो अभी हम इनको ना डिटेल में एक एक करके समझते हैं। औपचारिक क्षेत्रक और अनौपचारिक क्षेत्रक के बीच में ना पहले शॉर्ट में हम इनका अंतर देखते हैं। कभी कभी आपसे पूछा जाता है कि औपचारिक क्षेत्रक और अनौपचारिक क्षेत्रक के बीच कोई दो अंतर बताओ या कोई चार अंतर बताओ, तो दोनों में अंतर क्या होता है। देखिए, औपचारिक क्षेत्रक की बात करें तो इन पर सरकार का नियंत्रण होता है, और अनौपचारिक पर सरकार का नियंत्रण नहीं होता है। औपचारिक में ब्याज दर उचित होता है, और यहाँ पे ब्याज दर काफ़ी ज़्यादा होता है। इसमें कर्जदारों का शोषण नहीं होता है, और यहाँ पे कर्जदारों का शोषण होता है। औपचारिक क्षेत्रक में कर्ज देने वाले यानी कर्जदाता कौन है, तो बैंक है और सहकारी समितियां हैं। और अनौपचारिक क्षेत्रक की बात करें तो कर्ज देने वाले में कौन है, साहूकार, दोस्त या रिश्तेदार हैं, ये अनौपचारिक क्षेत्रक में कर्ज देने वाले हैं। औपचारिक क्षेत्रक के बारे में और कुछ समझते हैं। देखिए, औपचारिक क्षेत्रक पर किसका नियंत्रण होता है, तो आरबीआई का नियंत्रण होता है। जो भारतीय रिजर्व बैंक है, जिसे हम आरबीआई कह रहे हैं, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, ये क्या करता है, इन स्रोतों पर यानी बैंकों की कार्यप्रणाली पर नजर रखता है। बैंकों की कार्यप्रणाली का मतलब होता है बैंकों के काम करने के तरीके पर यह नजर रखता है। आरबीआई यह भी चेक करता है कि बैंक नगद शेष यानी सीआरआर, सीआरआर का मतलब होता है कैश रिजर्व रेशियो, कैश रिजर्व रेशियो। तो आरबीआई ये चेक करता है कि जो बैंक नगद शेष है ना और ऋण देने के बीच में संतुलन बनाए रख रहे हैं या नहीं। मैं आपको एक एग्जांपल से समझाता हूं। देखिए, मान के चलिए कि बैंकों के पास ना लोगों ने जमा किया है कितना रुपया, 100 रुपया। हम मान लेते हैं 100 रुपया समझने के लिए, 100 रुपया क्या हुआ है, जमा हुआ है।
अब बैंक क्या करेगा, 100 रुपया में से कुछ पैसा अपने पास रखेगा, किस रूप में, सीआरआर के रूप में। अगर मान लो मैं कहता हूं कि सीआरआर जो है कितना है, 15% है, तो इसका मतलब बैंक को क्या करना होगा, इस जमा की गई राशि में से 15 रुपया अपने पास रखना होगा, और जो बच जाएगा 85 रुपीज, वो बैंक क्या कर सकता है, लोन के रूप में बांट सकता है। अब सवाल है कि बैंकों को ये सीआरआर के रूप में 15% क्यों रखना पड़ता है, तो ये इसलिए रखना पड़ता है ताकि डेली बेसिस के जो ट्रांजैक्शंस होते हैं ना, या जो लोग निकासी के लिए आते हैं, पैसा निकालने के लिए आते हैं, उनको ये बैंक हैंडल कर सकें। बैंक उचित ब्याज दर पे ऋण दे रहा है या नहीं। तो अगर आपसे ये पूछा जाएगा कि आरबीआई बैंकों को किस तरह से नियंत्रित करता है, तो आप बताइएगा कि ये बैंकों की कार्यप्रणाली पर नज़र रखता है, ये देखते रहता है कि बैंक जो है वो नगद शेष को बनाए हुए हैं कि नहीं, या जो ऋण दे रहे हैं उनके बीच में कोई संतुलन है कि नहीं, बैंक उचित ब्याज दर पर ऋण दे रहा है कि नहीं। ये सारी चीज़ों पर निगरानी किसका होता है, आरबीआई का होता है। क्लास थोड़ी सी लंबी हो रही है, बट ऑलमोस्ट हम लोग इस चैप्टर को ख़त्म करने वाले हैं, ठीक है। आप समझ सकते हैं कि हम लोग एक एक चीज़ को, हर छोटी से छोटी चीज़ को समझ रहे हैं, ठीक है। और इसके बाद इसमें कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी हम देखने वाले हैं, तो आप बने रहें, ठीक है, लास्ट तक। अभी हम देखते हैं औपचारिक क्षेत्रक को। देखिए, बैंक और सहकारी समितियों की बात करें तो ये औपचारिक क्षेत्रक में प्रमुख ऋणदाता है। अब एमसीक्यू में पूछ सकता है कि औपचारिक क्षेत्रक में कर्ज देने वाला प्रमुख संस्था कौन सा है, तो बैंक है और सहकारी समितियां हैं। वर्तमान में भारत में 50% से अधिक जो ऋण है ना, वो औपचारिक क्षेत्रक से लिए जाते हैं। यानी ज़्यादातर ऋण कौन दे रहा है, औपचारिक क्षेत्रक दे रहा है। अनौपचारिक क्षेत्र की अगर हम बात करें तो देखिए, यहाँ पे सरकार का नियंत्रण नहीं होता है। कौन देगा, साहूकार देगा कर्जा आपको, दोस्त देगा, रिश्तेदार देगा। जैसे मान लीजिए आपके आपके इलाके में कोई, मान लीजिए कि सपना नाम की सेठानी है, ठीक है। अब आप कहेंगे कि सेठ हमने सुना था, सेठानी नहीं, क्यों सेठानी नहीं हो सकती हैं, अगर सेठ हो सकते हैं तो सेठानी भी हो सकती हैं, ठीक है। अब सपना नाम की कोई सेठ साहूकारनी है, और वो क्या करती हैं, लोगों को कर्ज देती हैं ब्याज पर, ठीक है। तो इस तरह के स्रोत से ना आपको यहाँ पे कर्ज मिलता है। 1990 से पहले ऋण प्राप्ति का भारत में मुख्य स्रोत जो है ना, वो यही था। ब्याज दर काफ़ी उच्च होता है इसमें, जिसके कारण कर्जदार जो है ना, वो ऋण जाल में फंस जाता है। ऋण जाल का मतलब क्या होता है बाबू, देखिए, ऋण जाल का मतलब है कि मान लीजिए, एग्जाम्पल से मैं समझाता हूँ। एक किसान जो है खेती बाड़ी करने के लिए कर्जा लेता है, ठीक है। कर्ज लेकर क्या करता है, वो फसल लगाता है, लेकिन उसके फसल बर्बाद हो जाते हैं। अब फसल बर्बाद हो गए तो फसल बिका नहीं तो पैसा नहीं आया। अब वो कर्ज नहीं चुका पाएगा, और उसके कर्ज का ब्याज बढ़ता जाएगा, बढ़ते बढ़ते ऐसी हालत हो जाएगी कि उसके लिए कर्ज चुकाना असंभव हो जाएगा। तो इसी को हम कहेंगे कर्ज का जाल, ठीक है। गरीब लोगों का प्रतिशत जो है इस क्षेत्रक से ऋण प्राप्त करने वालों में अधिक होता है। यानी अनौपचारिक क्षेत्रक से ज़्यादातर कौन कर्ज लेते हैं, गरीब लोग लेते हैं, क्योंकि गरीब लोगों के पास समर्थक ऋणाधार का अभाव होता है, और इसीलिए वो इन क्षेत्रों से कर्ज लेने के लिए मजबूर हो जाते हैं। आइए प्रैक्टिस क्वेश्चन देख लेते हैं। प्रश्न है, उच्च ब्याज दर होने के बावजूद भी लोग औपचारिक क्षेत्रक की तुलना में अनौपचारिक क्षेत्रक से ऋण क्यों लेते हैं। देखो, हमें पता है कि ब्याज दर जो है वो अनौपचारिक क्षेत्रक में क्या होता है, ज़्यादा होता है। इसके बावजूद भी लोग अनौपचारिक क्षेत्रक से कर्ज क्यों लेते हैं, तो वजह क्या होगी। अनौपचारिक क्षेत्रक में जो कर्ज है ना, वो आपसी विश्वास पर आधारित होता है, यानी काफ़ी आसानी से कर्ज आपको मिल जाता है। यहाँ पे किसी समर्थक ऋणाधार की जरूरत नहीं है। जैसे मान के चलिए कि अगर कोई व्यक्ति है, लेट से हम मान लेते हैं कि कोई व्यक्ति है, उसका नाम है अंकित, ठीक है। और वो जो है, ठीक है, किसी दूसरे व्यक्ति से, मान लीजिए उसका नाम है धीरज, ठीक है। तो अब अंकित और धीरज में आपस में क्या है, दोस्ती है। तो यहाँ पे आपसी विश्वास के आधार पर ये एक दूसरे को क्या कर देंगे, कर्ज दे सकते हैं। इसके अलावा गरीबों को भी क्या होता है, यहाँ पे ऋण मिल जाता है। तो क्या समझा हमने कि अनौपचारिक क्षेत्रक में कर्जा जो है आपसी विश्वास पर मिल जाता है। यहाँ पे कोई समर्थक ऋणाधार नहीं चाहिए, गरीबों को भी कर्ज मिल जाता है, और इसी वजह से ब्याज दर ज़्यादा होने के बावजूद भी लोग अनौपचारिक क्षेत्रक से ऋण लेते हैं। एक और क्वेश्चन है, उच्च ब्याज दर होने के बावजूद भी लोग औपचारिक क्षेत्रक की तुलना में अनौपचारिक क्षेत्रक से ऋण क्यों लेते हैं। ये प्रश्न वही है, उसके कंटिन्यूएशन में ही है। तो यहाँ पे हमें निष्कर्ष में एक बात समझना होगा कि जो अनौपचारिक क्षेत्रक है ना, वहाँ पे ब्याज दर काफ़ी अधिक होता है,
और इसके कारण यदि गरीब लोग या किसान जो है ना समय पर कर्ज वापस नहीं कर पाएगा, तो जो साहूकार होते हैं या फिर जो महाजन होते हैं, वो उनका अलग अलग तरीके से ना शोषण करते हैं। अतः यह जरूरी है कि जो हमारा औपचारिक क्षेत्रक है, यानी जो बैंक है या फिर जो सहकारी समितियां हैं, इनका कर्तव्य है कि वे भारत के ग्रामीण लोगों को, गरीबों को, किसानों को आसान शर्तों पर ऋण उपलब्ध कराएं, ताकि अनौपचारिक क्षेत्रक पर इनकी निर्भरता कम हो और ये शोषण से बच सकें। टॉपिक लेते हैं अनौपचारिक क्षेत्रक पर निर्भरता का कारण। ठीक है, तो देखिए, सभी जगह बैंक उपलब्ध नहीं है। अब मान लीजिए जहाँ पे बैंक ही नहीं है ग्रामीण इलाकों में, वहाँ पे लोगों को कर्ज की ज़रूरत है, तो वो किससे लेंगे? वो सेठ साहूकार से लेंगे। बैंक से ऋण प्राप्त करने की जो प्रक्रिया है वो काफ़ी जटिल है। कई सारे डॉक्यूमेंट चाहिए होते हैं, उनके इनका जो प्रोसेस होता है वो काफ़ी लंबा होता है, आपको तुरंत ऋण नहीं मिलता। ये बिना समर्थक ऋणाधार के ऋण उपलब्ध नहीं कराते हैं। ठीक है, इन क्षेत्रकों से ऋण प्राप्त करने के लिए किसी दस्तावेज की जरूरत नहीं होती है। देखिए, बैंक जो होगा वो आपको बिना समर्थक ऋणाधार के कर्ज नहीं देगा, लेकिन अनौपचारिक क्षेत्रक से अगर आपको कर्ज लेना है तो वहां पे किसी दस्तावेज की जरूरत नहीं है। तो ये कुछ कारण है जिसकी वजह से लोग अनौपचारिक क्षेत्रक पर कर्ज लेने के लिए क्या है, निर्भर हैं। स्वयं सहायता समूह, और ये आपके इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक है। ठीक है, तो इसको एक बार हम डिटेल में समझ लेते हैं और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। स्वयं सहायता समूह को इंग्लिश में कहते हैं सेल्फ हेल्प ग्रुप, SHG। देखिए, ये ऋणाधार की अनुपलब्धता का विकल्प है, यानी बहुत सारे गरीब किसान होते हैं जिन्हें बैंकों के माध्यम से कर्ज नहीं मिलता। क्यों नहीं मिलता? क्योंकि उनके पास समर्थक ऋणाधार नहीं होता। तो वैसे लोगों को भी ना सेल्फ हेल्प ग्रुप के माध्यम से ना मदद हो जाती है, उन्हें कर्ज मिल जाता है। होता क्या है, एक ही गांव के सामान्यतः 15 से 20 लोग मिल जाते हैं और मिलकर क्या बनाते हैं, एक अपना स्वयं सहायता समूह बनाते हैं। और ये लोग बचत करते हैं, छोटी छोटी बचत होती है। प्रति व्यक्ति बचत 25 रुपया से 100 रुपया भी हो सकता है या इससे ज़्यादा भी हो सकता है। और इन स्वयं सहायता समूहों का जो मुख्य उद्देश्य है वो है गरीब लोगों की बचत को एकत्रित करना, इकट्ठा करना और उससे उनकी ही मदद करना। यानी आपस में मिलकर लोग पैसा इकट्ठा करेंगे और जो पैसा इकट्ठा होगा उसके माध्यम से क्या किया जाएगा, मेंबर्स को ही कर्ज दिया जाएगा, जिस भी मेंबर को जरूरत होगा, और वो कर्ज काफी कम ब्याज दरों पर दिया जाएगा। एसएचजी अपने सदस्यों को उचित ब्याज दर पे ऋण देता है। और इस बात को आप ध्यान रखें। देखिए, एक वर्ष से अधिक समय से यदि कोई एसएचजी जो है ना नियमित रूप से बचत करता आ रहा है, तो बैंक बिना समर्थक ऋणाधार के एसएचजी को कर्ज प्रदान करेगा। यानी जिन गरीबों को, जिन किसानों को कर्ज नहीं मिल पा रहा था, आज उन गरीबों और उन किसानों ने अपना स्वयं सहायता समूह बना लिया। और अगर वो स्वयं सहायता समूह 1 साल से अधिक समय से चल रहा है और उसमें उनके मेंबर जो है नियमित तौर पे बचत कर रहे हैं, तो समूह के नाम पर ना बैंक क्या करेगा, कर्ज दे देगा बिना समर्थक ऋणाधार के। और ये ऋण जो है किसके नाम पर होगा, समूह के नाम पर होगा। ऋण की शर्त और ब्याज दर। देखिए, ऋण की शर्त और ब्याज दर के बारे में थोड़ा सा देखते हैं। यहाँ पे मैंने एक फ्लो चार्ट बनाया हुआ है। देखिए, संपन्न किसान, उससे डाउन जाएंगे तो मध्य किसान, छोटा किसान और भूमिहीन किसान। भूमिहीन किसान का मतलब ऐसा किसान जिसके पास अपनी जमीन है ही नहीं, वो खेती बाड़ी तो करता है लेकिन दूसरों के जमीनों पर मजदूर के रूप में करता है। तो देखिए, जैसे जैसे आप कहाँ जा रहे हैं, आप लेफ्ट से राइट की ओर जा रहे हैं, इधर जा रहे हैं, तो ऋण की शर्तें मुश्किल होती जाएगी। यानी भूमिहीन किसानों के लिए ऋण की शर्तें ज़्यादा मुश्किल होगी, संपन्न किसानों के लिए ऋण की शर्तें क्या होंगी, आसान होंगी। ब्याज भी अगर देखिएगा तो संपन्न किसानों को ब्याज कम देना पड़ेगा, भूमिहीन किसानों को ब्याज ज़्यादा देना पड़ेगा। क्योंकि देखिए, फाइनेंस में और बैंक में एक सिंपल कंसेप्ट काम करता है और उसे हम कहते हैं रिस्क फैक्टर। क्या कहते हैं, रिस्क फैक्टर। जहां पे जितना ज़्यादा रिस्क होगा, इंटरेस्ट भी उतना ही ज़्यादा। यानी भूमिहीन किसानों के पास बैंकों को यह लगता है कि यहां से कर्ज की वापसी की संभावना क्या है, कम है, रिस्क ज्यादा है, और इसीलिए वो क्या करेंगे, इन पर ब्याज ज्यादा चार्ज करेंगे। और जिन लोगों से कर्ज की वसूली लगता है कि आसान है, वहां पे ब्याज भी क्या होगा, कम होगा। तो इस बात को आप ख्याल रखेंगे।
स्वयं सहायता समूह के उद्देश्यों को देख लेते हैं कि उद्देश्य क्या है। देखिए, गरीबों के लिए स्वयं सहायता समूह संगठनों के पीछे जो मूल विचार है वो ये है कि गरीबों को संगठित रूप में कार्य के लिए प्रेरित करना, यानी गरीबों को प्रेरित करना कि वो आपस में मिलकर संगठित होकर कोई ना कोई काम करें। उन्हें स्वरोजगार के लिए प्रेरित करना। स्वरोजगार का मतलब होता है अपना काम, खुद का काम करना। कर्जदारों को ऋण जाल से बचाना। जैसे अब मान लीजिए कोई गरीब किसान है और उसे बैंक के माध्यम से कर्ज नहीं मिल रहा है क्योंकि उसके पास समर्थक ऋणाधार नहीं है, लेकिन अगर वो किसी स्वयं सहायता समूह का सदस्य बन जाएगा तो वहां से उसे आसानी से कर्ज मिल जाएगा। तो कर्जदारों को ऋण के जाल से बचाना भी इसका एक उद्देश्य है। स्वावलंबन और रोजगार को बढ़ावा देना। ये जो स्वावलंबन शब्द है ना, इसका मतलब होता है सेल्फ रिलायंस। सेल्फ रिलायंस का मतलब होता है आत्मनिर्भर। इससे क्या होता है, जो मेंबर्स होते हैं उनके पास पैसा आता है और उस पैसे का यूज करके वो अपना कुछ काम करते हैं और वो आत्मनिर्भर हो जाते हैं। बांग्लादेश के ग्रामीण बैंक का इतिहास हम देखते हैं। बांग्लादेश ग्रामीण बैंकों के लिए और सहकारिता के लिए जाना जाता है। इस पे सवाल भी आपके बोर्ड के पेपर में ऑलरेडी पूछे गए हैं। बांग्लादेश ग्रामीण बैंक का उचित ब्याज दरों पर गरीबों की ऋण जरूरतों को पूरा करने का एक सफल इतिहास रहा है। यानी बांग्लादेश का जो ग्रामीण बैंक है ना, उसने अपने गरीबों को काफ़ी उचित ब्याज दरों पर ना कर्ज उपलब्ध कराया। और इसकी शुरुआत जो है 1970 में छोटे पैमाने से हुई थी, लेकिन अगर हम वर्ष 2014 की बात करें तो यहाँ पे ग्रामीण बैंकों ने करीबन, इनके कितने मेंबर्स हैं, 8.63 लाख मेंबर्स बना लिए हैं, कर्ज मतलब कर्जदार के मेंबर। और बांग्लादेश के करीबन 81,390 गांवों में ये क्या है, फैला हुआ है। इससे ऋण लेने वाली ज्यादातर कौन है, महिलाएं हैं। ये एक इंटरेस्टिंग बात है कि जो ग्रामीण बैंकों से कर्ज लेने वाली वो कौन है, महिलाएं हैं। और इनका संबंध जो है ना समाज के गरीब तबके से है। इन कर्जदारों ने दिखा दिया है कि न केवल गरीब महिलाएं भरोसेमंद कर्जदार हैं। भरोसेमंद कर्जदार कहने का मतलब है कि ये लोग क्या करते हैं, कर्ज वापस कर देते हैं समय पर, बल्कि वो विभिन्न तरह की छोटी आय वाली गतिविधियों को सफलतापूर्वक शुरू करने और चला सकने में भी सक्षम है। ऐसा आपने खुद भी देखा होगा, आपके घर में भी होगा या अपने पड़ोस में देखा होगा कि बहुत सारी हमारी माएँ हैं या हमारी आंटियाँ हैं, वो लोग क्या करती हैं, किसी न ऐसे समूह से जुड़ी हुई होती हैं और वहाँ से वो कुछ पैसा उठाती हैं। उस पैसे का प्रयोग करके मान लो किसी ने सिलाई मशीन खरीद लिया और उसके माध्यम से वो टेलरिंग का काम वगैरह करने लगे। तो इस तरह की चीज़ें ना बांग्लादेश में भी खूब हुआ। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के कार्य की बात करते हैं। देखिए, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का कार्य जो है आपके बुक में स्पष्टता नहीं दिया गया है, लेकिन अलग अलग जगहों पे इसके बारे में डिस्कस किया गया है। तो उसी को मैंने इकट्ठा करके समराइज करके एक टॉपिक बना दिया है कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के कार्य, यानी आपके बुक के अकॉर्डिंग। पहला काम है सरकार की ओर से मुद्रा जारी करना। यानी हमारे यहाँ पे जो मुद्रा जारी होता है वो मुद्रा कौन जारी करता है, आरबीआई जारी करता है। सिर्फ 1 रुपये का जो नोट होता है और जो सिक्का होता है उसको छोड़कर। बैंकों और समितियों, समिति का मतलब जो सहकारी समितियां हैं उनकी कार्य प्रणाली पर नजर रखना। ब्याज की दरों और ऋण की शर्तों पर निगरानी रखना कि ब्याज की दरें जो हैं वो ज़्यादा ना हो, ऋण की शर्तें जो हो वो आसान हो। बैंक कितना नगद शेष अपने पास रखे हुए है, जिसको हमने पहले बताया आपको, CRR, कैश रिजर्व रेशियो, इनकी सूचना जो इसकी सूचना जो है वो रखता है। इसके अलावा ऋण किस प्रकार वितरित किए जा रहे हैं, इस पर भी आरबीआई नज़र रखता है कि ऋण जो है वो सबको वितरित किया जा रहा है कि नहीं, क्या केवल अमीरों को ही बांटा जा रहा है या समाज का जो पिछड़ा तबका है, गरीब है, उनको भी ऋण मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। इन सारी चीज़ों की निगरानी जो है वो आरबीआई रखता है। तो आरबीआई का अगर काम पूछेगा तो आप इन कामों को बता सकते हैं। अर्थव्यवस्था में बैंकों की क्या भूमिका होती है, तो बैंक जो है वो देश की अर्थव्यवस्था में अनेक प्रकार से महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। जैसे बैंक जो है लोगों के खून पसीने की जो कमाई होती है ना, उनको अपने पास जमा करके उसे सुरक्षित रखते हैं। बैंक केवल जमाकर्ता के धन को ही सुरक्षित नहीं रखते हैं, बल्कि वे उस पर उन्हें ब्याज भी देते हैं। और बहुत सारे परिवार तो ऐसे होते हैं जो इन्हीं ब्याज पर निर्भर होते हैं कि उनके पास अगर कुछ पैसा है उन्होंने बैंक में रख दिया और उससे जो ब्याज मिलता है उसी से वो अपना घर चलाते हैं। बैंक जिनके पास अतिरिक्त धन होता है, एक्स्ट्रा पैसा है, और जिन्हें धन की आवश्यकता है, उन दोनों के बीच में क्या करता है, मध्यस्थ की भूमिका निभाता है। यानी जिसके पास एक्स्ट्रा पैसा है वो ले जाकर बैंक में जमा करेगा और जिनको पैसे की जरूरत है बैंक उन्हें क्या करेगा, कर्ज देगा। तो इस तरह से बैंक क्या करता है, एक मध्यस्थ की भूमिका निभाता है। बैंक किसानों को कर्ज देकर
पैदावार को बढ़ाने में मदद करता है। जैसे मान लीजिए बैंक किसान को अगर कर्ज देगा तो किसान उस पैसे का यूज़ करके ट्रैक्टर खरीद सकता है, खाद, बीज, उर्वरक खरीद सकता है और उसका प्रयोग करेगा तो उसका उत्पादन बढ़ेगा। इस धन से किसान अपनी सिंचाई की सुविधा को भी बढ़ा सकता है। जहां पर वो पहले वर्ष भर में मात्र एक बार खेती करता था बारिश के मौसमों में, अब वो 2 या 3 बार भी खेती कर सकता है। यानी अगर बैंक किसानों को कर्ज देता है तो इससे क्या होता है, कृषि की पैदावार बढ़ती है और कृषि का विकास होगा तो वो भी हमारा क्या करेगा, अर्थव्यवस्था में योगदान करेगा। कृषि क्या होता है, प्राथमिक क्षेत्रक होता है, पहले मैं पढ़ा चुका हूँ आपको। बैंक उद्योग के विकास में भी बड़ा सहायक सिद्ध है। लघु उद्योग जो होते हैं ना, उनको बैंक क्या करता है, सस्ते दामों पर कर्ज देता है और वो उद्योग क्या कर सकते हैं, अपने आप को उन्नत कर सकते हैं, नई नई तकनीकों का प्रयोग करके वो आगे बढ़ सकते हैं। इसके अलावा बैंक से कर्ज लेकर जो व्यापारी हैं वो अपने व्यापारिक गतिविधियों को बढ़ा सकते हैं और पहले से कहीं अधिक वस्तुओं का वो व्यापार कर सकते हैं। या कोई व्यवसाय करने वाला व्यक्ति है, मान लीजिए करण जो है मुर्गा बेच रहा था, अगर उसको पोल्ट्री फार्म खोलना हो तो वो बैंक से कर्ज ले सकता है और कर्ज लेकर क्या कर सकता है, पोल्ट्री फार्म खोल सकता है। ठीक है। इसी तरह बैंक जो है एक बड़ी संख्या में लोगों को नौकरी भी उपलब्ध कराता है। देखते हैं ना, बैंक में जाते हैं, वहाँ पे जो लोग काम करने वाले होते हैं उनके रोजगार को देखकर आप काफ़ी अट्रैक्ट होते हैं। ठीक है। तो बैंक बहुत बड़ी संख्या में लोगों को रोजगार भी देता है। तो एक तरह से ये बेरोजगारी की समस्या को हल करने में भी बैंक क्या कर रहा है, मदद कर रहा है। तो अर्थव्यवस्था में बैंकों की भूमिका अगर आपको बतानी हो तो आप इन पॉइंट्स की बात कर सकते हैं। अब आइए हम बात करते हैं एनसीईआरटी के क्वेश्चंस की, यानी कि टॉपिक के लेवल पे जो चीज़ें हमें कवर करनी थी हमने कवर कर लिया है। मैं आशा करता हूं कि आपको चीज़ें समझ में आ रही होंगी। आपके फीडबैक की आशा करता हूं कि आप लोग फीडबैक ज़रूर देंगे ताकि हम लोग अपने अंदर और सुधार कर सकें। पहला क्वेश्चन देखते हैं। जोखिम वाली परिस्थितियों में ऋण कर्जदार के लिए और समस्याएं खड़ी कर सकता है, स्पष्ट कीजिए। देखिए, जोखिम वाली परिस्थिति का मतलब है कि एक व्यक्ति जो है वो पहले से ही रिस्क में है और अगर वो कर्ज लेता है तो वो और उसके लिए समस्याएं खड़ी कर सकता है। एग्जाम्पल से मैं आपको समझाता हूं। देखिए, मान लीजिए कृषि की हम बात करते हैं। कृषि क्या है, एक जोखिम भरा काम है। फसल अच्छा हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। अब मान लीजिए किसी कारण से फसल बर्बाद हो गया तो फिर किसान क्या करेगा, ऋण चुका नहीं पाएगा, उसके लिए ऋण चुकाना मुश्किल हो जाएगा और फिर वो ऋण के जाल में फंस जाएगा। अगला प्रश्न है एनसीईआरटी का ही, मुद्रा आवश्यकताओं के दोहरे संयोग की समस्या को किस तरह सुलझाती है, अपनी ओर से उदाहरण देकर समझाएं। तो इसका ऑलरेडी हमने डिस्कशन कर लिया है कि मुद्रा के प्रयोग से क्या हो गया, क्रय और विक्रय की गतिविधियां जो हैं एक दूसरे से अलग हो गई। और उदाहरण देना है तो आप वरुण और करण वाला उदाहरण देकर बता सकते हैं कि पहले क्या था कि दोहरा संयोग की समस्या थी, लेकिन अब ऐसी कोई समस्या नहीं है। हिंट में मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है कि वस्तु विनिमय प्रणाली की कमियां आप यहाँ पे बताएंगे तो हो जाएगा। तीसरा प्रश्न है, अतिरिक्त मुद्रा वाले लोगों और ज़रूरतमंद लोगों के बीच किस तरह मध्यस्थता करते हैं। यहाँ पे एक मिसिंग है, बैंक बोलना चाहिए कि अतिरिक्त मुद्रा वाले लोगों और ज़रूरतमंद लोगों के बीच बैंक जो है ना, ठीक है, वो किस तरह मध्यस्थता करते हैं। तो ये फ्लो चार्ट आपको याद आ रहा है, मैंने डिस्कस किया था कैसे मध्यस्थता करेगा। तो जिनके पास पैसा है वो लोग लाकर बैंक में क्या करेंगे, जमा करेंगे, डिपॉजिट करेंगे। ठीक है। और बैंक इनको क्या करेगा, इंटरेस्ट पे करेगा। और जिन लोगों को कर्ज चाहिए बैंक उन्हें क्या करेगा, कर्ज देगा और उनसे इंटरेस्ट लेगा। तो इस तरह से बैंक जो है एक मध्यस्थ की भूमिका निभाता है। ये एनसीईआरटी का ही अभ्यास प्रश्न है। ठीक है। और ये प्रश्न संख्या है 4 नंबर का, चौथा। 10 रुपये के नोट को देखिए और इसके ऊपर क्या लिखा है, क्या आप इस कथन की व्याख्या कर सकते हैं। तो ये रहा 10 रुपये का नोट। 10 रुपये के नोट में कुछ इन्फॉर्मेशन होती है, आप देख सकते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है भारतीय रिजर्व बैंक और उसके नीचे अगर देखेंगे ना तो लिखा हुआ है केंद्रीय सरकार द्वारा प्राधिकृत। इसका मतलब है कि केंद्रीय सरकार ने, यानी हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट ने भारतीय रिजर्व बैंक को यह अधिकार दिया है कि वो क्या करे, 10 रुपये का नोट छापे या 10 रुपये का नोट जारी करे। ये आप देख सकते हैं, ये नोट की संख्या होती है। और ये आप जानते ही हैं कि ये हमारा नेशनल एम्बलम है जो अशोक के सारनाथ स्तंभ से लिया गया है, राष्ट्रीय चिन्ह है। यहाँ पे देखिए रुपये पे ना कई सारी भाषाओं में लिखा हुआ होता है। कोई कमेंट करके बताना चाहे तो बता सकता है कि यहाँ पे रुपये पर कितनी भाषाओं में लिखा होता है। यहाँ पे लिखा हुआ है 10 रुपया, अब ये कितनी भाषाओं में लिखा हुआ रहता है आप हमें बता सकते हैं। इसके अलावा देखिए यहाँ पे क्या होता है, गवर्नर का साइन होता है। ठीक है, गवर्नर का साइन होता है। और यहाँ पे जो चीज़ लिखी गई है ना बहुत छोटा छोटा है, दिख नहीं रहा था तो मैंने इसको यहाँ पे लिख दिया है। देखिए यहाँ लिखा है कि केंद्रीय सरकार द्वारा प्रत्याभूत में धारक को 10 रुपये
अदा करने का वचन देता हूँ और उसके नीचे गवर्नर का साइन होता है। यानी गवर्नर आपको प्रॉमिस करता है ना कि मैं आपको 10 रुपये अदा करने का वचन देता हूँ और मुझे किसने ये अधिकार दिया है? तो मुझे अधिकार दिया है केंद्र सरकार ने। तो इसी स्टेटमेंट को ना यहाँ पे हमें समझाना है। तो आइए इसे कैसे लिखेंगे? अगर हम इस कथन की व्याख्या करना चाहें तो इस कथन का तात्पर्य का मतलब होता है अर्थ। अर्थ यह है कि केंद्रीय सरकार ने रिजर्व बैंक को यह अधिकार दिया है कि वह उसकी ओर से 10 रुपए के नोट छापे और रिजर्व बैंक का गवर्नर इस नोट को रखने वाले को यह वचन देता है कि वह 10 रुपए उसे अदा करेगा। केंद्रीय सरकार के इस अधिकार के बिना 10 रुपए का नोट का केवल एक कागज का टुकड़ा बन के रह जाएगा। यानी केंद्र सरकार अगर आरबीआई को यह अधिकार न दे तो उस अधिकार के बिना 10 रुपए के नोट की कोई वैल्यू नहीं होगी, वो सिर्फ एक कागज का टुकड़ा रह जाएगा। केंद्रीय सरकार का यह अधिकार और अनुमति ही इस नोट को अधिकृत करेंसी के रूप प्रदान करती है। यानी जो हमारी करेंसी है वो अधिकृत करेंसी है, मान्यता प्राप्त करेंसी है, क्योंकि केंद्र सरकार ने आरबीआई को यह अधिकार दिया हुआ है कि आरबीआई क्या करे? मुद्रा छापे। प्रश्न संख्या 5 है ये, हमें भारत में ऋण के औपचारिक स्रोतों को बढ़ाने की क्यों जरूरत है? तो देखिए, एक ना टॉपिक लिया था हमने ऋण के अनौपचारिक क्षेत्र की कमियां। अब ऋण के अनौपचारिक क्षेत्र की बहुत सारी कमियां हैं, वहाँ पे ब्याज दर ज़्यादा होता है, शोषण होता है। तो उन कमियों को आप अगर बता देंगे तो आप उसके बेस पर कह सकते हैं कि इसलिए औपचारिक स्रोतों को बढ़ाने की ज़रूरत है ताकि लोगों की अनौपचारिक क्षेत्र पर से निर्भरता क्या हो जाए? कम हो जाए। अगला सवाल है प्रश्न संख्या 6, गरीबों के लिए स्वयं सहायता समूहों के संगठनों के पीछे मूल विचार क्या है? तो अभी हमने एक टॉपिक लिया था स्वयं सहायता समूह का उद्देश्य, वहां से आप इस सवाल का जवाब लिख सकते हैं। प्रश्न संख्या 7 क्या है? क्या कारण है कि बैंक कुछ कर्जदारों को कर्ज देने के लिए तैयार नहीं होती? तो समर्थक ऋणाधार का अभाव। अब जिनके पास समर्थक ऋणाधार नहीं होगा, गरीब किसान है, उसके पास कोई भी ऐसी संपत्ति नहीं है जिसके कागज रखकर वो बैंक से कर्ज ले सके, तो बैंक फिर वैसे लोगों को कर्ज देने के लिए तैयार नहीं होती है। अगला प्रश्न है, भारतीय रिजर्व बैंक अन्य बैंकों की गतिविधियों पर किस तरह नजर रखता है और ये जरूरी क्यों है? तो इसका आंसर देखिए क्या हो सकता है। हर बैंक अपने पास जमा पूंजी की एक न्यूनतम राशि रखता है। रिजर्व बैंक इस बात का ध्यान रखता है कि प्रत्येक बैंक ने वह न्यूनतम राशि अपने पास रखी है या नहीं रखी है। रिजर्व बैंक इस बात पर भी नजर रखता है कि बैंक केवल लाभ कमाने वाली इकाइयों और व्यापारियों को ही तो ऋण नहीं दे रहे हैं, बल्कि वो छोटे किसानों को, छोटे उद्योग चलाने वाले को, जो छोटे ऋण प्राप्त करने वाले लोग हैं, उनको भी कर्ज दे रहे हैं कि नहीं दे रहे हैं, ताकि जनसाधारण का क्या हो सके? कल्याण हो सके। रिजर्व बैंक विभिन्न बैंकों से यह भी निरंतर जानकारी प्राप्त करते रहता है कि वो किन किन को कर्ज दे रहे हैं और यह कि किस दर से उन्हें कर्ज दिया जा रहा है, ठीक है, कि किसी के साथ ना अन्याय ना हो सके। अगला प्रश्न है एनसीईआरटी का, विकास में ऋण की भूमिका का विश्लेषण कीजिए। तो ख्याल कीजिए एक टॉपिक मैंने पढ़ाया है आपको, अर्थव्यवस्था में बैंक की भूमिका, ठीक है। तो उसमें हमने देखा है कि बैंक जो है किस तरह से भूमिका निभाते हैं। तो वो कृषि क्षेत्र को, उद्योग क्षेत्र को कर्ज देते हैं, व्यवसायी को, व्यापारियों को कर्ज देते हैं और फिर उन कर्ज का प्रयोग करके वो लोग क्या करते हैं? आगे बढ़ते हैं और उसके साथ साथ फिर हमारा देश भी आगे बढ़ता है। तो वहाँ से आप इसका उत्तर लिख सकते हैं। अगला प्रश्न है, मानव को एक छोटा व्यवसाय करने के लिए ऋण की जरूरत है। मानव किस आधार पर यह निश्चित करेगा कि उसे यह ऋण बैंक से लेना चाहिए या साहूकार से? तो ये तो डिपेंड करता है ऋण की शर्तों के आधार पर कि ऋण की शर्तें कैसी हैं। ऋण की शर्तें जहां उसके लिए सुविधाजनक होंगी वहां से वो ऋण की क्या करेगा? वो कर्ज लेगा। अगला प्रश्न है, भारत में 80% किसान जो हैं छोटे किसान हैं और इन्हें खेती करने के लिए ऋण की जरूरत होती है, कर्ज की जरूरत होती है, ठीक है। अब इसके बेस पर प्रश्न बनाया गया है, बैंक छोटे किसानों को ऋण देने से क्यों हिचकिचा सकते हैं? तो देखो, बैंकों को लगता है कि जो छोटे किसान है ना, वो ऋण की वापसी नहीं कर पाएंगे, यानी ऋण वापसी की संभावना कम रहती है, तो इस वजह से हिचकिचाते होंगे। छोटे किसानों के पास समर्थक ऋणाधार नहीं होता होगा, ये भी एक कारण हो सकता है। दूसरा सवाल है, वे दूसरे स्रोत कौन हैं जिनमें छोटे किसान कर्ज ले सकते हैं? तो छोटे किसान सेठ साहूकार से ले सकते हैं, महाजनों से ले सकते हैं, अपने दोस्तों से, रिश्तेदारों से ले सकते हैं। उदाहरण देकर स्पष्ट कीजिए कि किसकी शर्त छोटे किसानों के प्रतिकूल हो सकती है। जो अनौपचारिक क्षेत्रक होता है, ठीक है, जहाँ पे कि ब्याज की ऊंची दरें वगैरह होती है, तो वो ज़्यादा प्रतिकूल हो सकता है। या यहाँ पे आप ये भी कह सकते हैं, एग्जाम्पल देना, हमें उदाहरण देकर स्पष्ट कीजिए कि किसकी शर्त
छोटे किसानों के लिए प्रतिकूल हो सकती है। तो यहाँ पे तो फिर हम औपचारिक क्षेत्र की बात करेंगे। क्यों? छोटे किसानों के लिए बैंकों की जो शर्तें होती हैं वो प्रतिकूल कैसे हो गई? क्योंकि बैंकों की शर्तों में समर्थक ऋणाधार है और इनके पास समर्थक ऋणाधार नहीं होता है, तो वो उन कंडीशंस को ये पूरा ही नहीं कर पाते हैं, इसलिए इनको कर्ज नहीं मिलता। तो हम कहेंगे कि जो बैंकों की शर्तें होती हैं वो इनके लिए प्रतिकूल हो जाएंगी। कह रहे किस तरह छोटे किसानों को सस्ता ऋण उपलब्ध कराया जाता है, उदाहरण देकर आपको बताना है। तो छोटे किसानों को सस्ता ऋण कैसे उपलब्ध कराया जाता है? तो सरकार की भूमिका के माध्यम से सरकार जो है एग्रीकल्चरल लोन्स वगैरह देती है, उसके माध्यम से इन्हें सस्ता ऋण उपलब्ध कराया जाता है। एनसीईआरटी का अभ्यास प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 12 है। यहाँ पे हमें फिल इन दी ब्लैंक्स करना है। पहला सवाल है, डैश परिवारों की ऋण की अधिकांश जरूरत जो है अनौपचारिक स्रोतों से पूरी होती है। तो जो किसान परिवार के होते हैं ना लोग, उनकी जो ऋण की जरूरतें होती हैं वो ज्यादातर अनौपचारिक स्रोत से पूरी होती हैं। डैश ऋण की लागत ऋण का बोझ बढ़ाती है। तो ऊंची दर पे लिए गए ऋण, अगर आपने ज़्यादा ब्याज दर पे कर्ज लिया है तो उसकी जो लागत है वो क्या करेगी? कर्ज का बोझ बढ़ा देगी। डैश केंद्रीय सरकार की ओर से करेंसी नोट जारी करता है, आपको पता ही है, भारतीय रिजर्व बैंक जारी करता है। बैंक डैश पर देने वाले ब्याज से ऋण पर अधिक ब्याज लेता है, यानी जमा रकम, यानी बैंक जमा रकम पर जितना ब्याज देता है ना, उससे ज़्यादा वो क्या करता है? कर्ज पर ब्याज लेता है, तभी तो उसको प्रॉफिट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश संपत्ति है जिसका मालिक कर्जदार होता है और जिसे वह ऋण लेने के लिए गारंटी के रूप में इस्तेमाल करता है जब तक ऋण चुकता नहीं हो जाता। तो ज़मीन जो है एक संपत्ति है जिसका मालिक जो है कर्जदार होता है और वो उसका प्रयोग करता है कर्ज लेने के लिए गारंटी के रूप में। क्वेश्चन नंबर 13 कहता है, सही उत्तर का चयन करें। स्वयं सहायता समूह में बचत और ऋण संबंधित अधिकतर निर्णय लिए जाते हैं, किसके द्वारा? सदस्यों द्वारा लिए जाते हैं। सारे निर्णय जो होते हैं उनके अधिकतर वो सदस्यों द्वारा लिए जाते हैं। इसी का दूसरा सवाल है, ऋण के औपचारिक स्रोतों में शामिल नहीं है। तो बैंक तो औपचारिक है, ठीक है, सहकारी समिति भी औपचारिक है, फिर कौन हो गया? नियोक्ता, यानी अपना आंसर में जाना चाहिए नियोक्ता। अब यहाँ पे ये प्रैक्टिस क्वेश्चन हम लेते हैं। एक डेटा दिया गया है, ये डेटा मैंने आपके बुक से ही लिया हुआ है, ठीक है। आप पहले इस डेटा को एनालाइज कीजिए। देखिए यहाँ पे बोला गया है कि साहूकार जो है वो 33%, मतलब यहाँ पे 1000 ग्रामीण परिवारों के साख का स्रोत दिया गया। तो साहूकारों से 33% लोग ले रहे हैं, जमींदार से 1%, रिश्तेदार और मित्रों से 8%, अन्य जो अनौपचारिक स्रोत हैं वहाँ से 2%, सरकार 1% कर्ज दे रही है, सहकारी समितियां जो हैं या बैंक है वो कितना 25% दे रहे हैं, व्यवसायिक बैंक कितना दे रहे हैं? 25%। इसके अलावा बोला गया है कि जो अन्य औपचारिक स्रोत है वो कितना है? 50%। तो अगर आप इसे जोड़ लें औपचारिक स्रोतों में, 5% यहाँ हो गया, ध्यान दीजिए, 5% ये हो गया, इसके अलावा 25% यानी कि 30% हो गया, और 25% यानी कि 55%, और 1% 56%, यानी 56% कर्ज जो है वो औपचारिक स्रोतों से दिया जा रहा है और बाकी जो है वो कहाँ से दिया जा रहा है? अनौपचारिक स्रोतों से दिया जा रहा है। लेकिन अगर हमें इसमें किसी एक सेगमेंट को चुनना होगा, सबसे ज़्यादा कर्ज कहाँ से मिल रहा है? तो वो साहूकारों से मिल रहा है। साहूकार जो है 33% कर्ज दे रहा है। अब इसके बेस पर प्रश्न क्या बनाए जा सकते हैं? तो इस तरह के प्रश्न बनाए जा सकते हैं कि भारत में औपचारिक क्षेत्र का 60% कितना है? तो हमने अभी कैलकुलेट किया था, कितना था? 56% आ रहा था। सबसे अधिक साख कौन उपलब्ध करा रहा है? तो सबसे अधिक साख जो है अगर क्षेत्रक के लेवल पे हम बात करेंगे तो औपचारिक क्षेत्रक कर रहा है, लेकिन अगर इंडिविजुअली देखेंगे तो आपने देखा था कि साहूकार कर रहा है। लोग अनौपचारिक क्षेत्रक से ऋण क्यों लेते हैं? तो बता दीजिए कि जो औपचारिक क्षेत्रक है वो ऋण उपलब्ध कराने में असमर्थ है, या जो औपचारिक क्षेत्रक है वहाँ पे समर्थक ऋणाधार की जरूरत होती है, और बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिनके पास समर्थक ऋणाधार नहीं होता है, यानी वो ऋण की शर्तों को पूरा नहीं करते हैं और उन्हें औपचारिक क्षेत्रक से कर्ज नहीं मिलता, इसलिए मजबूर होकर वो अनौपचारिक क्षेत्रक से कर्ज लेते हैं। ये भी जो है आपके एनसीईआरटी का ही है। ये इस आलेख में क्या दिया गया है? शहरी परिवारों द्वारा लिए गए कुल ऋण का कितना प्रतिशत औपचारिक का है और कितना अनौपचारिक का है? तो देखिए जो गरीब परिवार के लोग हैं ना, वो 85% कर्जा जो है अनौपचारिक क्षेत्र से ले रहे हैं, मात्र 15% औपचारिक क्षेत्र से ले रहे हैं। जो कम संपत्ति वाला परिवार है वहां पे 53% अनौपचारिक और 47% औपचारिक। जो समृद्ध परिवार है यहाँ देख लीजिए, इनका अनौपचारिक क्षेत्रक से मात्र 28%। ज्यादातर कर्जा कहाँ से है? औपचारिक क्षेत्रक से, यानी इनको बैंक से, सहकारी समितियों से कर्जा इजीली मिल रहा है। और जो और अमीर परिवार के लोग हैं उनका 90% जो कर्जा है वो औपचारिक क्षेत्रक से है, यानी बैंक से, सहकारी समितियों से है। तो साफ दिख रहा है कि गरीब जो है वो ज्यादातर कहाँ से कर्ज ले रहा है? अनौपचारिक क्षेत्रक से ले रहा है, और अमीर कहाँ से ले रहा है? वो ले रहा है
औपचारिक क्षेत्रक से, यानी बैंक से, सहकारी समितियों से। इसके बेस पर प्रश्न क्या बनाए जा सकते हैं? गरीब परिवार ज्यादातर किस क्षेत्रक से कर्ज प्राप्त करता है? तो हमने देख लिया अनौपचारिक क्षेत्रक से। अमीर परिवार किस क्षेत्रक से ज्यादा कर्ज प्राप्त करता है? तो वो औपचारिक यानी बैंक और सहकारी समितियों से। ब्याज दर उच्च होने के बावजूद भी गरीब परिवार अनौपचारिक क्षेत्रक से कर्ज क्यों लेता है? तो गरीब परिवार अनौपचारिक क्षेत्रक से कर्ज इसलिए लेता है क्योंकि उसके पास समर्थक ऋणाधार नहीं होता। इस वजह से औपचारिक क्षेत्र उसे कर्ज नहीं देता, इसलिए मजबूर होकर ब्याज दर ज्यादा होने के बावजूद भी वो सेठ, साहूकार या महाजन जैसे अनौपचारिक क्षेत्रों से कर्ज लेने के लिए बाध्य हो जाते हैं। कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन एमसीक्यू में हम लेते हैं। भारत में केंद्र सरकार की ओर से कौन करेंसी नोट जारी करता है? तो ऑप्शन है नाबार्ड। अच्छा, ख्याल कीजिएगा, जो नाबार्ड है ना, ठीक है, वो एग्रीकल्चरल लोन देने में एक क्या है, शीर्ष संस्था है नाबार्ड। तो नाबार्ड है, भारतीय रिजर्व बैंक है, विश्व बैंक, भारतीय स्टेट बैंक। तो आप इजीली कह सकते हैं कि भारतीय रिजर्व बैंक जो है वो क्या करता है, करेंसी नोट जारी करता है। इसके अलावा देखिए, जमा का बड़ा हिस्सा बैंक किस पर इस्तेमाल करता है? यानी जो बैंकों में पैसा जमा होता है ना, उसका अधिकांश पैसा बैंक क्या करता है? तो नई शाखा खोलने के लिए यूज करेगा, कर का भुगतान करने के लिए, ऋण पर ब्याज का भुगतान करने के लिए, या ऋण देने के लिए? तो बैंक अधिकांश पैसा जो है वो कर्ज देने में इस्तेमाल करता है। अगला सवाल है, साख के औपचारिक स्रोत में शामिल नहीं है। ध्यान रखिएगा, ये ब्लाइंड स्पॉट होता है, शामिल नहीं चुनना है। तो बैंक तो औपचारिक होता है, सहकारी बैंक भी क्या है, औपचारिक है, ठीक है। तो ये दोनों औपचारिक हैं, तो आंसर में नहीं जाएंगे। नियोक्ता जो है वो अनौपचारिक है, तो अपने को चुनना ही वही है। कह रहे औपचारिक क्षेत्रक में जो शामिल नहीं है, तो नियोक्ता शामिल नहीं है, तो आंसर में जाएगा नियोक्ता। ऋण जाल से आप क्या समझते हैं? तो ऋण चुकाने में असमर्थता, यानी इंसान ऋण नहीं चुका पा रहा है। ऋण चुकाने में समर्थता, दोनों सही दोनों गलत, तो कौन सा होगा? ऋण चुकाने में असमर्थता, यानी इंसान अगर कर्ज नहीं चुका पा रहा है, असमर्थ है, तो उसे हम क्या कहेंगे कि वो व्यक्ति ऋण जाल में फंस जाएगा। क्योंकि अगर वो कर्ज नहीं चुका पा रहा है तो लगातार उस कर्ज पर ब्याज बढ़ता जाएगा और ऐसी परिस्थिति हो जाएगी कि फिर वो उस कर्ज से कभी बाहर नहीं आ पाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा समर्थक ऋणाधार का उदाहरण नहीं है? समर्थक ऋणाधार मैंने आपको बताया था ना कि समर्थक ऋणाधार एक ऐसी संपत्ति है जिसका कागज आप रखकर उसके बदले में कर्ज ले सकते हो। तो जेवर भी समर्थक ऋणाधार हो सकता है, घर भी हो सकता है, कृषि की जमीन भी हो सकती है। तो यानी यहाँ पे तीनों के तीनों समर्थक ऋणाधार हैं, तो अपना आंसर में क्या जाना चाहिए? इनमें से कोई नहीं। स्वयं सहायता समूह में बचत और ऋण संबंधित अधिकतर निर्णय कौन लेता है? तो आपको पता ही है, सदस्यों द्वारा लिया जाता है। बैंक अपने पास कितना नगद कोष रखता है? याद आ रहा है, CRR, कैश रिजर्व रेशियो, तो कितना रखता है? 15% रखता है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर विनिमय के लिए कौन सी मुद्रा का प्रयोग किया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे विनिमय के लिए, यानी कि जो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार होता है ना, जिसे आप कहते हो निर्यात और आयात, उसके लिए अमेरिकी डॉलर का प्रयोग किया जाता है। बांग्लादेश में ग्रामीण बैंक की स्थापना का श्रेय किसे जाता है? तो बांग्लादेश में ग्रामीण बैंक की स्थापना का श्रेय जो है मोहम्मद यूनुस को जाता है। मोहम्मद यूनुस ने ही ग्रामीण बैंक की स्थापना करी थी। मुद्रा के आधुनिक रूप में कौन शामिल है? तो मुद्रा के आधुनिक रूप में कागज का नोट शामिल है, ठीक है। सोने का सिक्का आजकल नहीं चलता है, चांदी का सिक्का नहीं चलता, तांबे का सिक्का नहीं चलता, मतलब ये मुद्रा के रूप में नहीं चलता है। तो अपना आंसर क्या होगा? कागज के नोट। इस चैप्टर को हम खत्म करते हैं और आप ही के एनसीईआरटी के बुक का एक कोट है, यहाँ पर मैंने आपके बुक से ही उठाया है, और ये कोट जो है प्रोफेसर मोहम्मद यूनुस का है। ये प्रोफेसर मोहम्मद यूनुस वही हैं जो बांग्लादेश में ग्रामीण बैंकों के संस्थापक रहे हैं। लिखा गया है ग्रामीण बैंक के संस्थापक। 2006 में इन्हें शांति के लिए नोबेल पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया। इनका एक स्टेटमेंट है कि अगर गरीब लोगों को सही और उचित शर्तों पर ऋण उपलब्ध कराया जा सकता है तो लाखों छोटे लोग अपनी लाखों छोटी छोटी गतिविधियों के जरिए विकास का सबसे बड़ा चमत्कार कर सकते हैं। और उन्होंने, मोहम्मद यूनुस ने इस बात को सही साबित करके दिखाया। बांग्लादेश के ग्रामीण बैंक ने बहुत सारे छोटे छोटे लोगों को कर्ज दिया और उन लोगों ने छोटी छोटी गतिविधियों के माध्यम से बांग्लादेश के विकास में योगदान दिया।
तो आज की क्लास में हमने एनसीईआरटी को पूरी तरह से कवर कर लिया। एनसीईआरटी का ऐसा कोई भी टॉपिक नहीं है जो आपका बच रहा है, ठीक है। एमसीक्यूज भी देखे हमने, एनसीईआरटी के क्वेश्चंस भी देखे। तो इसी तरह के डिटेल में आगे की क्लासेज भी हमारी चलती रहेंगी। 3 चैप्टर हमने इस श्रृंखला में ख़त्म कर लिया है। अब हमारे पास मात्र 2 चैप्टर रह रहे हैं। अगला चैप्टर वैश्वीकरण है और आपको पता ही है कि वैश्वीकरण एक काफ़ी छोटा चैप्टर है, तो प्रयास करेंगे कि हम लोग कि उस चैप्टर को भी एक क्लास में कवर करें। तो आप लोग, मैं आशा करता हूं कि काफ़ी सीरियसली पढ़ रहे होंगे और सीरियसली आप लोग हमें फीडबैक भी देंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए मैं यही कहूँगा कि आप पढ़ते रहें, व्यस्त रहें और मस्त रहें।